हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं बिजनेस एंड फाइनेंस कोच संजय सर, एंड बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट करने वाले हैं। एंड इसमें हम बात करेंगे पैसे के बारे में। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट जर्नी के प्रोसेस में हो, तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एटलीस्ट 2x तो हो जाएगा आपका कॉर्पस। जितना आप ग्रोथ करने वाले थे उससे तो एटलीस्ट 2x ग्रोथ करोगे, क्योंकि बहुत ही एजुकेशनल बातें करने वाले हैं। एंड कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो संजय सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक्स रोजित, थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू। ठीक है, तो सर पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट साइज है, एंड यू आर नॉट इवन 40, एंड बनाया भी आपने वो जॉब से है। तो ये तीनों चीजें ना मुझे कभी सुनने को नहीं मिली। हाइपोथेटिकल, क्योंकि जो जॉब में है मैं सुनता हूँ 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 12 लाख का है, किसी का तो 10,000 रुपए का है। बट वो चीजें कैसे हुई? देखिए, वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है शॉर्ट टर्म में और बहुत आसान है लॉन्ग टर्म में। तो ये सबसे पहला मुझे क्लियर था कि वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है, क्योंकि जब मैंने MBA स्टार्ट करी तो एक टीचर मुझे मिले किताबों के माध्यम से, जिनका नाम है वॉरेन बुफे। और मैंने उनको पढ़ा, और जब मैंने उनकी स्टेटमेंट्स पढ़े ना, मुझे लगा एक रियल लाइफ में मुझसे कोई टीचर बात कर रहा है। तो उनकी किताबें जो हैं बड़ी कॉन्वर्सेशनल हैं, आप उनको पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको एज ए सीनियर टीचर, अच्छा वो दिखते भी बड़े टीचर टाइप से, बड़े अच्छे से, बहुत सहज व्यक्ति दिखते हैं। तो उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। तो मुझे ये समझ आ गया कि वेल्थ क्रिएशन जो है ना, एज अ प्रोसेस जो है, वो आप इमीडिएटली पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं कर सकते। ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, आप अचीव ही नहीं कर सकते। ट्रेडिंग का मन नहीं करा आपका? हाँ, ट्रेडिंग का सब किया भाई। देश में जो लीगल जुआ है सब खेल लिया, ठीक है, चाहे वो FCX हो, चाहे FN हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो लीगली अलाउड था वो हमने कर लिया, और सब में हाथ बदन कुछ ना कुछ जलाया है। तो ये सब करने के बाद ही आज की ये लर्निंग्स निकल के आई हैं। बट क्या होता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं 3 चीज़ों को अपनी जर्नी में बहुत वो दूंगा, क्या कहते हैं, महत्व दूंगा, जो मुझे लगता है मैंने सही करा। अब मैंने वो स्ट्रैटेजी के माध्यम से सही नहीं किया, वो सही हो गया। हाँ, अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं बैट में डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। हाँ। जैसे स्टीव जॉब्स भी कहते थे, कनेक्टिंग द डॉट्स, की आप पीछे देख के जॉब जो है कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो पहली चीज़ जो मैंने हमेशा फोकस रखा वो था कि नॉन डिपेंडेंस ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगेन ये वॉरेन बुफे की वजह से हुआ, या उससे पहले से मैंने एक्चुअली डबल इनकम स्टार्ट कर दी थी। मैं टीचर था, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो मेरे पास इंजीनियरिंग और MBA के दौरान 2 महीने का गैप था। तो उस गैप में मैं IMS में टीचर लग गया कैट के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग कैट अपीयर करना चाहते हैं। तो मैं क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छा था, तो वो सिखाता था। तो तब मुझे 300 रुपये घंटा मिलता था 2006 में, तो विच वॉज अ वेरी गुड नंबर एट दैट टाइम। तो मैं, अच्छा, मेरे को TCS में भी जॉब लगा था। बहुत सारे लोगों को TCS इन्फोसिस में इंजीनियरिंग के बाद जॉब लगता है। तो वो लोग वहाँ पे महीने भर काम करके 18,000 कमाते थे, मैं 60 घंटे काम करके 18,000 कमाता था। तो उनको बहुत छेड़ता था मैं कि यार देखो, तुम लोग तो कुछ नहीं करो, मैं तो 1/3 टाइम में या 1/4 टाइम में उतना कमा लेता हूँ। तो आई थिंक वहाँ मेरी फिर 2 महीने जब ब्रेक था मेरा समर्स के टाइम पे बिटवीन इंजीनियरिंग एंड MBA, तब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है ऑन टीचिंग, ये जो कोर्सेज का। तो उस टाइम पे मैं दिन में कभी कभी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाता था। तो मैंने 2 महीने में करीबन 2.25-2 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा कर लिया था फ्रॉम टीचिंग अलोन। तो मैंने अपनी सारी फीस, मैंने उसके बाद बाइक खरीदी, लैपटॉप खरीदा, जो भी खरीदा सब अपने आप खरीदा। तो मैं एम्फेसिस किस बात पे देना चाहता हूँ, आई नेवर डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अब बाद में जब हमने वॉरेन बुफे को पढ़ा तो उसने भी यही बोले कि इफ द सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ये उनका स्टेटमेंट है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मैंने हमेशा फ्रुगैलिटी पे बहुत फोकस रखा। फ्रुगैलिटी का मतलब ये नहीं होता चिंदी चोरी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कि गोल ओरिएंटेड एक्सपेंसेस, आपके जो गोल हैं उसके ओरिएंटेड आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत लोग आएंगे मेरे पास, संजय सर मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, मैं तो ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं तो इधर जाना चाहता हूँ, उधर जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत कम कमा रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई दिन में कितनी सिगरेट फूकता है? बोले सर 10 सिगरेट फूकते हैं। अच्छा, तो 10 सिगरेट फूक रहे हैं तो मतलब 200 रुपये की तो सिगरेट फूक रहे हैं। अच्छा, तेरे पास सब्सक्रिप्शन कितनी है? अच्छा, मेरे पास तो अमेजॉन प्राइम भी है, ये भी है, वो भी है, नेटफ्लिक्स भी है। तो फिर से मैं करीबन 400, 500, 600 रुपया महीना उधर डाल रहा हूँ। सो पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ वेयर दे आर स्पेंडिंग। तो फ्रुगैलिटी का मतलब ये नहीं है कि चिंदीगिरी करो। फ्रुगैलिटी का मतलब ये है कि जहाँ यूजलेस एक्सपेंस हो रहे हैं उसको ख़त्म करो, और जहाँ आपका गोल है, जो आप करना चाहते हो। मैं 25-30 हज़ार के लड़कों को भी देखता हूँ, वो कभी कभी बाइक लेके घूम रहे होते हैं, एनफील्ड। बोले सर अपने को तो मन था, शौक था,
तो हमने क्या किया, सेकंड हैंड ले ली और 3,000 4,000 या 6,000 रुपए की कुछ किस्त बनी है, वो किस्त दे रहे हैं। तो एटलीस्ट दे आर अवेयर कि यार जो चीज़ से मुझे खुशी मिल रही थी वो मैं कर रहा हूँ, 25,000 की सैलरी है फिर भी कर रहा हूँ। तो ऐसे आदमी की जिंदगी एक 5 लाख रुपए की सैलरी में अनसेटिस्फाइड आदमी की जिंदगी से बेटर है। तो फ्रुगैलिटी वॉज माई सेकेंड सोर्स ऑफ, मैं कहूँगा कि सेकेंड ग्रोथ इंजन फॉर मी। माई थर्ड ग्रोथ इंजन वॉज कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत जल्दी चालू कर दी थी। तो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 22 मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। दैट इज थैंक्स टू माय फादर, बिकॉज मेरे फादर स्टॉक मार्केट्स में 1980s से, तो मैं तब से तो नहीं, मतलब मैं जब से फुल टाइम प्रोफेशन नहीं था, ONGC में पहले काम करते थे, बट उनको स्टॉक्स का बहुत शौक था, बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, वो कॉल पे चल रहा है। अच्छा, उसमें क्या होता था, जो क्लरिकल काम होते थे, डिविडेंड का चेक आ गया, तो डिविडेंड का चेक पहले फोलियो के साथ आता था, तो वो जाके जमा करवाना है, तो मैं कराता था। उसके बाद पहले क्या होता था, अभी जो सेटलमेंट होती है CDSL NSDL से ऑटो हो जाता है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप स्टॉक बेचते थे या खरीदते थे तो आपको जाके इन्फॉर्म करना पड़ता था, एक पर्ची देनी पड़ती थी। 1980 की बात है, 80s की बात, 1990s की बात, 1990s लास्ट के 90s की बात है। जब मैं 13-14 साल का हो गया था, तो पापा ने मुझसे फिर ये सारे हमालों वाले काम जो होते हैं ना, क्लरिकल काम, हर बच्चा करता है घर पे। हाँ, बड़ा बच्चा था, बड़ा बेटा, मैं तो जाके वो 2-2 महीने पहले लाइन में खड़े होकर टिकट्स भी बुक कराता था रेलवे की। तो आई थिंक दीज थिंग्स एक्चुअली वर फॉर्मेटिव फॉर मी, जो आज के बच्चे नहीं एंजॉय कर पाएंगे, एंड बहुत कम लोगों को ये एनवायरनमेंट मिलता है, और मिला भी था, क्योंकि फादर इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो 2002 में मेरे फादर ने मैं सुनता रहता था। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरे को 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 98% आए, तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया। अब इंजीनियरिंग गया तो मेरा मन ही नहीं लगे यार, वो तो बैक एंड का काम है सारा, अपने को समझ नहीं। अच्छा, नंबर्स से बहुत प्रेम था हमेशा से, नंबर्स वर वेरी गुड, मैथ्स अच्छा था। तो धीरे धीरे फाइनेंस समझ आया, तो फाइनेंस के फील्ड में ही फिर तय कर लिया कि करना है। फिर कैट अपीयर किया और CT अपीयर किया, फिर वेलिंकर्स में MBA में एडमिशन हुआ। तो उसके बाद 2006 में मैंने अपना पहला शेयर खरीदा GMR इंफ्रा का। तो आई वाज 22 एट दैट टाइम, तब मैंने पहला शेयर खरीदा। और मेरे पापा ने जैसे ही मैं 22 का हुआ 2006 में, मेरा PPF खुलवा दिया। तो मुझे तो पता भी नहीं था PPF क्या होता है, उनको पता था। अभी 2021 में वो PPF मैच्योर हो गया, और आज भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक अपना PPF खुलवाया भी नहीं है। तो मेरा एक बार तो मैच्योर हो गया, मैं एक्सटेंशन पे, उस पर 5-5 साल की एक्सटेंशन लगती है PPF पे, तो मैं एक बार की एक्सटेंशन पे आ चुका हूँ। और मेरे दोस्तों का आज तक PPF, मेरे PPF में आज 35 लाख रुपए पड़े हुए हैं। दैट वाज बिकॉज इन्वेस्ट करते गए छोटा अमाउंट लगता है। हाँ, तो जो लिमिट थी पहले 70,000 होती थी, फिर 1.5 लाख थी, करते गए ATC का बेनिफिट भी उठा लिया तब। तो ये छोटी बात है, देखो 35 लाख रुपए वहां खड़ा हुआ है। हाँ। एक अच्छा कॉर्पस होता है, 35 लाख से वेरी गुड, वेरी नाइस कॉर्पस। तो फिर 2006 में मैंने शेयर्स खरीदने चालू किए। 2008 में जब मेरी जॉब लगी पहली बार, तो हम ये म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट से मुझे समझ आया। फिर एक बार पहले, तब क्या होता ना, इतना इजी नहीं होता था म्यूचुअल फंड खरीदना। तो एक बैंकर आए HDFC वाले, वो हमारी सैलरी अकाउंट उसमें था, तो उसमें आए और बोलते कि हम लोग ये म्यूचुअल फंड्स में आपका SIP करेंगे। मैं SIP क्या होता है, अपने को पता ही नहीं SIP क्या होता है। तो उससे समझाया SIP, बोला भाई ये तो हार्मोनिक मीन है। अच्छा, उनको पता नहीं हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो एक अरिथमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, हम स्टैटिस्टिक्स वाले हैं। मतलब ये तो हार्मोनिक मीन है, मतलब साला इतना पावरफुल होता है हार्मोनिक मीन। मतलब ठीक है, चलो लगते। तब से मैं SIP करने लग गया। तो पहले 2-2 हज़ार रुपये की SIP करता था हर महीने। उस पर 2 फंड्स में पैसे डाले थे, 2,000। उसमें से एक फंड में पता नहीं क्या वो बंद हो गया। तो एक रिलायंस का फंड था जो चल रहा था। अच्छा, तब ये क्या लाइव कुछ नहीं देख सकते, एक फिजिकल अकाउंट वो आता था, स्टेटमेंट आता था। 2013 में 5-6 साल बाद मैंने एक बार ऐसे बाय मिस्टेक खोल के देख लिया अपना अकाउंट स्टेटमेंट। मेरे को पता भी नहीं वो 2000 जा रहा है, आई डोंट इवन रिमेंबर, कि मेरी सैलरी बढ़ रही थी तो वो 2000 इतना मैटर नहीं करता था। तो खोला, देखा तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी करीबन 1.25 लाख और मेरे कॉर्पस में थे 2.5 लाख। मतलब यार अच्छा, फिर मैंने IRR निकाला, एक्सेल शीट आती थी, तो देखा 19% का रिटर्न है सालाना, 19% IRR। मतलब ये गजब है यार, ना दिमाग लगाया, ना कोई हेडेक लिया, ना पता ही नहीं पैसा कट रहा है। तो ये तो सबसे फंटास्टिक टूल हो गया इस दुनिया का, कि आपको पैसे डालने हैं और धीरे धीरे मार्केट ग्रो करेगी और आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा साथ साथ। और FD का 3-4 गुना कमा लिया हमने। तब तो टैक्स, फिर LTCG 0 होता था, तो 0 टैक्स और वहाँ 30% टैक्स FD के इंटरेस्ट पे। तो मैंने फिर तब से हैवीली SIP में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, म्यूचुअल फंड्स, SIP विद इन म्यूचुअल फंड्स। तो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डालना चालू कर। अच्छा, इस जर्नी में आपको क्योंकि पता था, फादर भी स्टॉक मार्केट में थे एंड आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी चला था बहुत यंग एज पे, तो ट्रेडिंग की तरफ आपका मन नहीं करा? तो वो कब करा आपने? वो किया मैंने 2008 के दिसंबर में ऑप्शन खरीद लिया, कॉल, ठीक है। और 2009 की जनवरी में क्रैश हो गया सत्यम वाला, सत्यम की न्यूज़ बाहर आई थी।
और 7 जनवरी 2009 को उसने चिट्ठी लिखी थी रामालिंगा राजू ने कि वे आई वॉज राइडिंग अ टाइगर एंड आई वॉज अफ्रेड कि मैं उसके सामने गिर जाऊंगा, तो ये मैं तो स्कैम हो गया, मार्केट क्रैश हो गई, मेरे कॉल की वैल्यू 0 हो गई। कितना अमाउंट लूज करा? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। उसके बाद नहीं मन करेगा? नहीं, उसके बाद हिम्मत टूट गई। हाँ। फिर एक बार दोस्त आया, वो बोला कि काम कर तू ये सब तो बेकार है अपना स्टॉक ऑप्शंस, तू ना मैं तेरा MCX में अकाउंट खुलाता हूँ, तू क्रूड गोल्ड ये सब मैं तेरे पैसे डालूंगा, डबल हो जाएंगे एकदम डबल, ऐसे आते ना आजकल। हाँ। तो मैंने डाल दिए 80,000 रुपये। भाई साहब जिस स्पीड से फरारी 0 to 100 जाती है ना, उस स्पीड से मेरे 80,000 0 हो गए। मतलब इट वॉज ओवरनाइट माई मनी वॉज वॉश्ड आउट इन दैट। अच्छा, मेरे को फोन करके नदारद आदमी बोलता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, आई थिंक अब मैं अगला ट्रेड अच्छा लूंगा, जरा अच्छा 80,000 और डाल देना। मतलब मेरे मुझसे बस गालियां नहीं निकली बिकॉज वो मेरा बैचमेट था, नहीं तो बट और लोग डाल भी देते हैं। हाँ। मैं एटलीस्ट रुक गया, मैं तो कहूंगा मैं बहुत समझदार था, मैं रुक गया। इस पॉइंट पे लोग उधार लेके डाल देते हैं, अरे यार अब ये 80,000 रिकवर करना है यार, रोचे तक काम करना है, जरा 80,000 देना, मैं जरा। दैट इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने ट्रेडिंग छोड़ी कैसे? क्योंकि आज की डेट में लोग ट्रेडिंग छोड़ नहीं पाते, लॉस होता है और पैसा डालते हैं और पैसा डालते हैं, खत्म हो जाता है तो लोन लेके डालते हैं। तो वो पॉइंट कब आपको रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर मी? देखिए, ट्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर मी मुझे रियलाइज हो गया था जब मैंने दूसरी टाइम ये पैसा हारा। ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग से बिल्कुल, फिर मैंने सोचा कि देखो अगर मेरा पैसा मुझे गवाना है तो वो मैं ही गवाऊंगा, कोई और नहीं गवाएगा। तो मैं किसी और को तो नहीं दूंगा पैसा मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो फिर मैंने किसी और को नहीं दिया पैसा मैनेज करने। फिर मैंने एक और चीज़ समझी, मैंने बोला यार ये जो डबल हो रहा है पैसा, ट्रिपल हो रहा है पैसा, ये कितना सस्टेनेबल है। फिर मैंने किताबें पढ़ी, तो मैंने देखा कि वॉरेन बुफे 20% से कंपाउंडिंग कर रहा है, पीटर लिंच 24% से कंपाउंडिंग कर रहे हैं। मतलब दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो साल का 20% 24% के रेंज में रहते हैं। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं महीने का 10% निकाल दूंगा? यार मैं कौन सा तुर्रम खान हूँ। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये एक्सपेक्टेशंस ना मेरी गलत है मार्केट से। तो मैंने फिर SIP में ही ज़्यादा फोकस रखा। तो SIP में बढ़ाता गया, पहले 25,000 की होती थी, फिर 35,000 की कर दी, फिर 40,000 की कर दी, 50,000 की कर दी, बढ़ाते आज मेरी SIP जाती है 3.5 लाख रुपए की महीने की। 3.5 लाख। तो मुझे दिमाग नहीं लगाना, तो 3.5 लाख रुपए जाने ही जाने हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे लोग जो जॉब स्टार्ट करते हैं 20 साल में, 21 साल में स्टार्ट करते हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो है कि आप SIP स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अपने लिए इंश्योरेंस खरीदो। बट सेकंड एक जो थॉट आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमा नहीं रहे होते हैं एंड दे कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड या हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने कभी शौक पूरे नहीं करे। तो काफ़ी डिज़ायर्स होते हैं जो हमेशा से सोच के रखते हैं कि भाई नौकरी लगेगी तो मैं ये करूँगा, ये ले लूँगा, कार ले लूँगा, घर ले लूँगा। तो वो सब कैसे सस्टेनेबिलिटी के साथ बिल्ड करा जा सकता है? क्योंकि अब आईफोन, बाइक, कार, घर, ये तो सबकी रिक्वायरमेंट है, सबको लेनी है, और वेट क्या होता है कि बस जैसे ही मेरी सैलरी आएगी तो मैं करूँगा। तो वो मैनेज कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कॉल सेंटर्स में लोग 4-4 महीने नौकरी करते हैं इसलिए ताकि वो एक आईफोन ले सके। सिर्फ जाते हैं कॉल सेंटर में और लग जाएंगे काम पे। मैं कहूँगा ये जज्बे को सलाम है कि अगर आप एक कॉल सेंटर में गए, आपने मेहनत करी, आपने सोचा मैं पैसा कमाऊंगा, पर पैसे का पर्पस गलत है। तो आपको जो भी लाइफ में करना है ना, आप जब भी एक्सट्रीम में करोगे तो आप हमेशा पछताओगे। आपके जो भी गोल है लाइफ के, आपको लगता है कि मेरे को सबसे पहली चीज़ क्या लेनी है, मेरे को, कुछ लोग को शौक होगा बाइक का, कुछ लोग का आईफोन का होगा, कुछ लोग का ट्रैवल का होगा, कुछ लोग का तीनों होगा। तो आपको ना अपना बजट क्रिएट करना है। आप अपने बजट में से स्पेस निकालो कि मैं किस चीज़ के लिए कितनी स्पेस निकाल सकता हूँ। आप ये रैंडम खर्चे मत करो। पहले बजट बना लो कि मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस इतना है, मुझे रेंट इतना देना है, खाना इतना खाना है, ये है वो है, जो बेसिक खर्चे हैं लाइफ के। उसके बाद जी मैं काम करता हूँ, मैं 3,000 रुपये का कॉर्पस बना रहा हूँ। ये 3,000 रुपये मेरा BNPL का किश्त बनेगी, और ये 3,000 की किश्त से मैं समझो या तो आईफोन ले लूँगा या कोई बाइक ले लूँगा, या मुझे 3,000 पूरा नहीं पड़ रहा है तो पहले थोड़ा पैसा जमा करूँगा, फिर उसको बढ़ाऊंगा, या 3,000 को 4,000 कर दूंगा। तो अब जो भी करना है, जो भी लाइफ में एंजॉय करना है, उसको बजटरी एलोकेशन दो। मैंने क्या बोला, आपका विजन और आपका एक्सपेंस शुड ऑलवेज बी अलाइंड। आप बोल रहे हो आपको ट्रैवल करना है, पर आपके बजट में मुझे नहीं दिख रहा है आप ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे बजट में कुछ और दिख रही हैं चीजें जो यूजलेस है। तो यूजलेस चीजों को काटो और राइट चीजों पे पैसा लगाओ। आप 25,000 की तनख्वाह में भी एक 5 लाख वाले का जीवन जी सकते हो। मैं 25,000 वाले भी कभी कभी बहुत अच्छा पैसा मैनेज कर लेते हैं, पर 5 लाख वाले भी बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा पैसा, क्योंकि वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली 25,000 में भी आप बहुत अच्छा एक कॉर्पस बना सकते हो। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग से ही बजट पे बहुत ध्यान देना है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आपको महीने का 1 घंटा चाहिए और थोड़ा कॉन्शियसनेस चाहिए, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपको। आजकल तो इतने टूल्स हैं, इतने ऐप्स हैं। हमारे टाइम पे तो मैं पर्ची पे लिखता था
मैं 11th में था तब से बजटिंग कर रहा हूँ कि भैया आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को मैंने इतने का खाना खाया, इतने की किताब ली, इतने की बस में गया, इतने का ऑटो रिक्शा पकड़ा, ये सब एक्सपेंस नहीं मेरे आज 200 रुपये लग गए, बट या 150 रुपये लग गए। एक्चुअल बजटिंग करने के लिए खुद को मनाया कैसे जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करा है, मैंने एक्सेल शीट बनाई है, नाम लिखा है, कॉलम्स बनाए हैं, बट मुझे लगता है अगर मैं अपने बजट ट्रैक कर रहा हूँ ना तो दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस फॉर मी कि ये 10,000 रुपये यहाँ कर दिए, 15,000 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, तो वो खुद को कैसे मनाए कि हमें बजटिंग करनी चाहिए? देखो इसके बिना तो आपका आधार ही नहीं है ना जीवन का। नहीं तो आप एंड ऑफ द डे ये पेन लेना आसान है, दिस इज एन ईजियर पेन। भाई अगर आपको बॉडी बनानी होती है तो आपको डंबल लेके आप एक दिन, फिर कभी कभी जब लेग्स करते हो तो अगले दिन चलने लायक हालत नहीं होती, हाँ। तो क्या आप लेग्स नहीं करोगे? करोगे। तो ये वही है कि बजट का पेन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो। एक बहुत सिस्टमैटिकली आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ये सारे पेन तो लेने पड़ेंगे। भाई आपको लीजर भी चाहिए, आपके पास अभी पैसे भी नहीं है, आप या तो कमाई इतनी अंधा कर लो, 20 लाख रुपए महीना कमाओ, उसके ठीक है नहीं करता बजट। पर आप देखो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो ज्यादा बजटरी कंट्रोल्स पे चलती है, क्योंकि उनको पता है कि 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो सकता है, एक गलती हमें खत्म कर सकती है, तो इसलिए वो ज्यादा कॉन्शियस और कॉशियस रहते हैं। तो जो बजट को लेके कॉन्शियस रहेगा वो हर तरह का लीजर जो है वो एंजॉय कर सकेगा। ही कैन लिव गुड टुडे एंड ही कैन लिव बेटर टुमारो जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ बजटिंग। ठीक है। अच्छा संजय सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हाउ डू यू फील इमोशनली, क्योंकि आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड आई फील जो गरीबी है वो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है, मेंटली भी होती है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है बट मैं नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, मैं मेट्रो से जाता हूँ, बट बहुत डिफरेंस है। अगर मेरे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, इफ़ आई एम रिच, अगर मैं मेट्रो से जा रहा हूँ तो मेरी जो मेंटल कंडीशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन जो मेरे पड़ोस में बैठा है और वो सोच रहा है कि इस महीने की EMI कैसे जाएगी जो जॉब से जा रहा है, जॉब पे जा रहा है। तो आप इमोशनली कैसा फील करते हो अबाउट मनी कि मुझे ये खर्च करना है, या फिर डू यू फील फ्री? वो वाली बात है। देखो एक कहावत है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट स्पेंड। द सिंगल लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन इज फोमो। अगर आप अपने अंदर कोई स्किल रियली बिल्ड करना चाहते हो ना तो ये फोमो से परहेज करना सीखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। आज हमें लगता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लोग मेरे को देखेंगे। अरे लोग आपको नहीं देखेंगे, गाड़ी को देखेंगे। पर अगर नारायण मूर्ति बैलगाड़ी में भी जाएंगे ना तो लोग नारायण मूर्ति को देखेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि वो बैलगाड़ी में जा रहे हैं और आप चले जाओ रोल्स रॉयस में। अगर आपकी पहचान नहीं है तो आपकी पहचान वो रोल्स रॉयस है तो लोग आपको नहीं रोल्स रॉयस को देख रहे हैं। बच्चन साहब अगर रोल्स रॉयस में जाएंगे तो लोग बच्चन साहब को देखते हैं, फिर रोल्स रॉयस को नहीं देखते, क्योंकि बच्चन साहब ने अपने आप को रोल्स रॉयस से ऊपर रखा है। अब आप क्या कोशिश करते हो? आप ये कोशिश करते हो कि मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना है फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये चाहता हूं लोग मेरे को आइडेंटिफाई करें तो मैं लुई विटॉन की बेल्ट पहन लूं। तुम्हें कोई जानता नहीं और तुम लुई विटॉन की बेल्ट पहने, तो लोग क्या देख रहे हैं? लुई विटॉन की बेल्ट देख रहे हैं। हाँ, किसने पहना हुआ है? अरे वाह यार, लुई विटॉन की बेल्ट है, लुई विटॉन की बेल्ट, तो तुम्हें थोड़ी वाह कर रहे हैं। और आपने बेल्ट तो लुई विटॉन की पहन ली, आप भी मेट्रो से रहे हो, तो आपका पूरा इकोसिस्टम लुई विटॉन वाला नहीं है। तो या तो पूरा इकोसिस्टम लुई विटॉन वाला, वैसा घर होना चाहिए, वैसा वो कर। ब्रांड्स जो है आपकी इनसिक्योरिटीज के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ब्रांड नहीं बना सकते, इसलिए ब्रांड्स बोलते हैं हमें पहन लो भाई, गुच्ची के बैग ले लो, लुई विटॉन की बेल्ट ले लो, उसके बाद टॉम फोर्ड का चश्मा ले लो, बर्बरी का वॉलेट ले लो, मॉब्ला का पेन ले लो। तो ये ब्रांड्स आपके मानसिकता, पुअर मानसिकता के साथ खेलते हैं कि भाई तू तो कुछ नहीं कर पाया, चल मेरे को ही रख ले तो शायद तेरी कोई इज्जत हो जाएगी। हाँ। और आपको लगता है आपकी इज्जत हो रही है, आपकी इज्जत नहीं हो रही। देखो जिनको परवाह है वो आपके ब्रांड से नहीं देख रहे, और जो देख रहे हैं उनको उनकी परवाह आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, exactly. तो जब ये पूरी इक्वेशन ऐसी है तो आप किस बात के ब्रांड्स पहन रहे हो भाई? क्यों आप ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या इन्वेस्ट नहीं खर्च कर रहे हो? मैं कहूँगा इन्वेस्ट तो गलत वर्ड हो जाएगा। हाँ, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, आपकी इनकम अलाउ कर रही है आपको, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्प्लर्ज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मानसिकता का जो गेम है ना, वो तब आप शुरू से ही अगर आप अपने आप को ये क्लियर कर लो कि कोई आपको नहीं देख रहा है। एंड वॉरेन बफे ये बात कहते हैं कि द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज बाय शोइंग दैट यू हैव मनी। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आपके पास बहुत पैसा है, इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो। लोग अंबानीज की एग्जांपल देंगे कि सर देखो कितनी महंगी शादी करी, वो ROI ड्रिवन है। उन्होंने अगर 5,000 करोड़ खर्च करे ना, वो खर्च नहीं निवेश है। उन्होंने कहाँ से किसको बुलाया, उसके बाद कितनी अंदर डील्स हुई होंगी, ब्लैक रॉक का मालिक आ गया, इसका मालिक आ गया, सॉफ्ट बैंक का मालिक आ गया, या फिर फेसबुक का मालिक आ गया, लोग आके अंदर क्या क्या डील्स हुई आपको क्या पता?
वो 5,000 का 25 बना चुका है और आपको लग रहा है मेरे को ऐसी शादी होनी चाहिए, मनीष मल्होत्रा का, मेरे वो लड़की सोच रही मैं लहंगा पहनूंगी या इसका शेरवानी पहनूंगा, तो अपन वही एस्पिरेशन में चल रहे हैं, वो पीछे बड़ा गेम खेल के चले गए। दैट्स व्हाई दे आर रिच, दैट्स व्हाई दे नो हाउ टू मैनेज मनी। तो मनी मैनेजमेंट है ना, फोमो से नहीं होता। और दूसरी चीज जो मनी मैनेजमेंट को खराब करती है वो है रिग्रेट। रिग्रेट आपको डिसीजन लेने नहीं देती और फोमो आपको गलत डिसीजन लेने को उत्साह मतलब एनकरेज करती है। तो दोनों से दूर रहो, ना फोमो में रहो ना रिग्रेट में रहो, अपना डिसिप्लिन में रहो। जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करो, एक्सपेंस का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करो, इन्वेस्टमेंट का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करो और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को ग्रो करो एंड सी योर वेल्थ ग्रोइंग, इट विल बी मैजिकल। ठीक है, फोमो की बात आई तो एकदम से क्वेश्चन आया, क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट करा है? नहीं, क्यों? समझ नहीं आता। बट डू यू थिंक जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए? देखो, इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर आप एक महीने में कितनी बार खाना खाते हो? एटलीस्ट 100 बार, लेट्स से 90-100 बार खाते हो, ठीक है। बाहर कितनी बार खाते हो? बाहर 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार मैक्सिमम। बाकी 90 बार घर पे खाते हो। हाँ। दाल चावल खाते हो, हाँ। रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, बस यही है। तो 100 रुपए में से 90 रुपए जो है वो सेव से का, वो आप दाल चावल में डालो, विच इज म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम फंड। 10 रुपए के साथ जो करना करो, FNO करो, क्रिप्टो करो, पेनी स्टॉक्स करो, जो करना है करो, ठीक है। वो 10 रुपए में करो। ठीक। अब आपका बेस, अगर इन्वेस्टेबल बेस 3 लाख रुपए है महीने का, जैसे मेरा, अगर मैं 3.5 लाख रुपए की SIP करूं, तो मैं 35,000 रुपए की अगर ये सब मस्ती करूंगा ना, तो मुझे दुख नहीं होगा कि चलो ठीक है यार, 90% तो अभी भी काम पे लग रहा है, 10% में अपनी दिल की इच्छा पूरी हो गई, चलो थोड़ा क्रिप्टो ले लिया, मस्ती कर ली, ट्रेडिंग कर ली, और मैं करता भी हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार, मेरे को भी मन करता है कभी कभी कि भाई अरे आज मार्केट गिर सकती है, चल पुट खरीद लेते हैं, पर वो मैं इतना नियमित तरीके से करता हूं कि वो लॉस का मुझे अफसोस नहीं। हाँ। ट्रेडिंग में आज ऑप्शंस में करता हूं, मेरा इन्वेस्टेड पूरे फैमिली का जो मैं फंड मैनेज करता हूं, दैट्स अराउंड 2 करोड़ रुपीस। अच्छा, 2 करोड़ रुपए से मैं ट्रेड करता हूं, पर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। अच्छा। और मेरी उम्मीद होती है कि महीने का 1.5-2% कमा लूं, बस उससे ज्यादा मेरी उम्मीद ही नहीं होती। ठीक है, उससे जो ऊपर आया वो उसकी कृपा। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग, व्हाई नॉट बाइंग? यार ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करते ही ना समय आपके विरुद्ध चलने लग जाता है, वो थीटा डिके लग जाता है। हाँ। तो आपने ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन खरीद लिया, अब मार्केट 2 दिन वहीं की वहीं रह गई, नीचे भी नहीं गई, फिर भी आपका नुकसान हो जाएगा। यही अगर मैं ऑप्शन बेच दूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी हमेशा विनिंग की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी। अगर आप कोई भी टूल भी देखोगे तो वो 1:3 और 2:3 होती है, यानी 33% बायर की होती है और 67% जो है वो सेलर की होती है। और मैंने एक एनालिसिस करके देखा था पिछले 5 साल का कि निफ्टी ने प्राइस शॉक, यानी कि 2% से ज्यादा का मूवमेंट एक दिन में, मैं प्राइस शॉक मानता हूं उसको, कि अगर एक दिन में निफ्टी 2% ऊपर या 2% नीचे चला जाए, 1250 दिनों में, 1250 ट्रेडिंग डेज में करीबन 44 टाइम्स दिया है। 1250 दिन में सिर्फ 44 टाइम्स दिया है कि आपका निफ्टी जो है वो 2% या तो ऊपर चला गया हो या 2% नीचे चला गया। हाँ। ठीक है, तो अगर ये स्थिति है कि सिर्फ 44 टाइम्स है, तो बाकी टाइम क्या है? बाकी टाइम तो वो रेंज में ही है। रेंज में ही है। तो रेंज में तो हमेशा सेलर जीतता है। तो सेलर के जीतने की प्रोबेबिलिटी 96% हो गई ना, क्योंकि 3-4% ही टाइम्स जो है वो जो वाइल्ड मूवमेंट्स आ रही है, तो उस टाइम आप हार सकते हो, उस टाइम स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा बनाएगा, ज़्यादा बार पैसा बनाएगा, तो ऑप्शन बाइंग लोग कर क्यों रहे हैं और क्यों ऑब्सेस्ड हैं? मैं हमेशा देखता हूँ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी अगर आप डाल दो वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। सेलिंग की बात करो, कोई नहीं देखेगा। तो ऐसा क्यों है? लॉटरी की टिकट खरीदी है कभी? नहीं, मैंने नहीं खरीदी है। आपको पता है लॉटरी की टिकट बिकती कहाँ है? जहाँ पे लोग सामान वगैरह खरीदते हैं, आई गेस, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। ओके, ठीक है, जैसे टपरी के बगल में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ। हाँ, सबसे ज़्यादा देख, ओबरॉय होटल में बिकेगी, ओबरॉय होटल में तो नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। ताज में बिकेगी, नहीं बिकेगी। जहाँ अमीर लोग रहते हैं, अल्टामाउंट रोड में बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। यहाँ पे आप डिफेंस कॉलोनी में बिकेगी, नहीं बिकेगी। कहाँ बिकेगी? जहाँ झोपड़ियाँ होंगी, जहाँ थोड़े पुअर लोग रहते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि उनके जीवन में और कोई तरीका ही नहीं है अमीर बनने का। तो वो क्या करते हैं, वो 10 रुपए की टिकट लेते हैं ताकि उसको 1 करोड़ रुपए लग जाए, और वो हाथ जोड़ते हैं भगवान से कि जीतता कौन है? लॉटरी सेलर जीत रहा है। सेलर जीत रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम आया, जो भी सो कॉल्ड स्कैम आया, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? यही लॉटरी कंपनी का, जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है एक सिंगल एंटिटी ने। कोई लॉटरी कंपनी है, कोई तो सिक्किम की कंपनी है शायद, लॉटरी कंपनी है। हाँ। तो
जो लॉटरी बायर्स है ना, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया इज अ पुअर पॉपुलेशन. 90% ऑफ पीपल इन इंडिया आर मेकिंग लेस देन 25,000 अ मंथ. तो वो सोच रहे हैं यार 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए लगाते हैं तो अपना डबल, मतलब ये 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी आ जाएगा हाथ में. तो ऑप्शन बाइंग में भी लोग क्या करते हैं, एट द मनी के आसपास के नहीं ट्रेड्स ले रहे, वो लेते हैं ट्रेड्स डीप आउट ऑफ द मनी. वो कहेंगे आज रिलायंस 3,000 चल रहा है, मैं इस महीने का 3400 का कॉल खरीद लेता हूं. अबे 3400 का कॉल क्यों? सस्ता मिल रहा है, 3 रुपए में मिल रहा है. क्या प्रोबेबिलिटी है रिलायंस पूरे महीने में 14% ऊपर चला जाएगा? बहुत, एक महीने में वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. तभी वो लॉटरी होगी. तब वो लॉटरी हो गई. जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज सो लो, तो अब उसको तो लॉटरी की टिकट कोई तो बेचेगा ना, तो वो मैं बेच देता हूं. ठीक है, आप पैसा बना रहे हो और मैं पैसा, पर मैं देखिए मेरा प्रॉफिट ज्यादा बार बनेगा, पर कम अमाउंट बनेगा. उसका प्रॉफिट शायद कभी एक बार बनेगा, शायद, पर वो बनेगा तो अच्छा बन जाएगा. वो उस दिन का वेट कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है. अभी 99% लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट पता चलता है, फिर उन्हें ट्रेडिंग पता चलती है, इंट्रा ट्रेडिंग पता चलती है, और सबके पास इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये. और वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करूंगा और अब मैं पैसे बनाऊंगा, दिन का ज़्यादा नहीं, 500-1000 रुपये बनाने. और फिर जब वो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तब उन्हें पता चलता है अच्छा लॉसेस भी होते हैं, शायद मुश्किल है और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्या 10,000 रुपये से सच में ट्रेडिंग करनी चाहिए? 2.5 लाख से नीचे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. हो सके तो 10 लाख से नीचे नहीं करनी चाहिए, पर अगर कोई बेयर मिनिमम नंबर है तो वो 2.5 लाख है. 2.5 लाख से नीचे आप ट्रेडिंग मत करो. 10,000 में तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा यार. एक ट्रेड नेगेटिव हुआ तो आप तो गायब हो जाओगे पिक्चर से, 100% लॉस. एक बार में आपका झटके में पैसा साफ हो जाएगा. और यही हो रहा है. 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले साल. 55,000 करोड़. टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आज हम 20,000 करोड़ की एसआईपी करते हैं, मतलब 3 महीने की एसआईपी का पैसा जा चुका है. टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, बीएमसी जो इंडिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका साल का बजट 35,000 करोड़ है. तो जितना उनका बजट है उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हमारे यहाँ लोग लॉस कर रहे हैं. तो ये सस्टेनेबल नहीं है. और लोगों को देखिए, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अबव एवरेज रिटर्न्स निकाल लूंगा, मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं तो मतलब सब कुछ हूं, अपुनिज भगवान हो गए, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है. और अगर आपको कोई ये पिक्चर बेच रहा है तो ये याद रखना, जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है. यानी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी टू गुड टू बी ट्रू है, हाँ, तो वो ट्रू नहीं है. ठीक है, पर तो आप इस पे मत विश्वास करो. बेचने वाला आपको चिपका जाएगा और आप यहाँ ठन गोपाल बैठ के पकड़े रहोगे और कुछ करेंगे. एग्जैक्टली. पर वही कह रहा हूँ संजय सर, ये बात हमारी कोई मानेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं और लोग बताते हैं कि 10,000 रुपये कैपिटल था एंड आज जैसे मैंने 10 लाख रुपये का कर दिया है एंड आप भी कर सकते हो, और ये स्ट्रैटेजी है. देखिए, वो ना 1 आउट ऑफ 1 मिलियन लोग होंगे जो ये कर भी पाते कर पाते हैं. पर आप उतना इवॉल्व हो, आपकी मानसिकता उतनी इवॉल्व है, आप स्टॉप लॉसेस लेना सीख सकते हो, आप वो ट्रेड पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो. तो इतने सब इफ्स है ना, कि उसमें से एक भी इफ माइनस हुआ तो वो 10,000 जीरो हो जाएगा. तो अगेन ना, गेम प्रॉफिट की नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की है. मैं जीतूंगा ये नहीं है, मैं ज्यादा बार जीतू ये है. मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ. इट इज ईजियर टू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म, सो मेक इट यार, क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, जो अमाउंट का आपने बोला मिनिमम 2.5 लाख या 10 लाख रुपए होने चाहिए, तो ताकि वो ऑप्शन सेलिंग कर सके. अच्छा. और उसमें से कुछ पोर्शन से 10-20, जैसे बताया ना, दाल चावल खाए और थोड़ा सा बिरयानी भी खा ले, कोई चक्कर नहीं. ठीक है. ताकि उसको दुख ना हो यार, 2.5 लाख में से 25,000 चले गए, चल ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा बनाना है स्पेशली, तो ऑप्शन सेलिंग इज द ओनली वे. देखिए, मैं ओनली वे नहीं कहूंगा, बट ऑप्शन सेलिंग इज मोर प्रोबेबल वे टू विन इन ट्रेडिंग. ठीक है. और आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो, लोग फ्यूचर्स भी करते हैं. फ्यूचर्स में क्या रोल ओवर हो जाता है, आपको रोल ओवर का बेनिफिट मिल जाता है कि आपने एक महीने कोई पोजीशन बिल्ड करी, वो फेवरेबल नहीं है तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हो अगले महीने के लिए. ऑप्शंस में आप रोल ओवर नहीं कर सकते, ऑप्शंस तो डिके हो जाता है ना. इट्स अ लिमिटेड बेट, लिमिटेड पीरियड बेट है ना. तो लिमिटेड पीरियड बेट में तो फिर सेलर का ही हाथ हमेशा ऊपर रहेगा. अब कोहली 50 रन मारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, वर्सेस कोहली 30 रन से 80 रन मारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी. अब 30 रन से 80 रन मारेगा, उसमें मेरी बेट में आउटकम लो है,
पर उस बेट का जीतने का चांस मेरा ज्यादा है। हाँ। वो 40 पे रहेगा तो भी मैं पैसे बना लूंगा, 50 पे रहेगा तो भी बना लूंगा, 79 भी रहेगा तब भी 79 रहेगा तो भी बना लूंगा। पर यही व्यक्ति अगर कहेगा नहीं 50 के ऊपर और वो 49 पे भी आउट हो गया, इसके तो पैसे नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। तो सिंगल इवेंट वर्सेस अ रेंज ऑफ इवेंट। तो रेंज ऑफ इवेंट हमेशा ऑप्शन सेलिंग में आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैंगल होता है, आयरन फ्लाई होता है, आयरन कॉन्डोर होते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं जो आपको उस तरीके से रिटर्न्स दे सकती हैं। मैं भी वही करता हूँ, जो मैं 1.5-2% रिटर्न महीने का कमाता हूँ, दैट इज ओनली थ्रू स्ट्रैंगल एंड आयरन कॉन्डोर। बस 2 ही स्ट्रैटेजी लगाता हूँ मैं, ठीक है, उससे पैसा बन जाता है। ओके। तो संजय सर, आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टोटल, आपने करा है 22 ईयर्स से स्टार्ट करा था, अभी आप 40 के नहीं होने वाले हो। तो कुछ गलतियां शायद आपने करी होंगी स्टार्टिंग में, जो शायद अगर ना करी होती तो शायद 10 का आज 15 होता या 20 होता। तो वो इन्वेस्टमेंट की क्या गलतियां जो लोग करते हैं, आपने भी करी हैं? आई थिंक मुझे SIP में फेथ बिल्ड करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। अगर जैसे मैंने जब 5,000 रुपये SIP स्टार्ट करी थी 2013-14 में, फिर से जब मैंने वो रिजल्ट्स देखे तो तब मैं शायद 20,000 की कर सकता था। तो तब मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा मेरे को, पर मैं कोई भी चीज़ का रिग्रेट करना पसंद नहीं करता। हाँ। क्योंकि रिग्रेट से वापस ना आपका डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है, फटीग आ जाता है। हाँ। पर फिर भी आपने क्योंकि पूछा तो मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये थी, तो वही कि अगर आप एजुकेट जल्दी हो जाओ, चीज़ें आपको जल्दी पता चल जाए, तो आपका फेथ बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है ना तो आप इन्वेस्टमेंट दिल से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। तो ये मेरी पहली, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एक मिस्टेक रही। सेकेंड मिस्टेक अगर मैं कहूँगा ये रही कि मैंने बीच बीच में डायरेक्ट स्टॉक्स उठाने की कोशिश करी। अच्छा। डायरेक्ट स्टॉक्स मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं CFA हूँ, तो चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरा कोर है ये। बट मुझे लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है तो उस पर रिएक्ट करने को टाइम नहीं होता, क्योंकि हम मार्केट्स में नहीं होते, या हम बाहर कुछ नौकरी कर रहे होते हैं, या अपना कुछ व्यवसाय खुद का कर रहे होते हैं, जॉब कुछ भी काम कर रहे होते हैं। तो ये, और तीसरा उसमें ना उसी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी शेयर बढ़ जाए तो वो अर्ज को कंट्रोल करना कि नहीं अभी बेच देते हैं, और थोड़ा गिर जाए तो ये अर्ज नहीं लाना कि भाई अभी सेल कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने देखा है कि वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो वो भी पैसा अगर मैं SIP में डालता तो आज शायद ये जो SIP कॉर्पस 6-6.5 करोड़ का हो गया है, वो शायद 7.5-8 करोड़ का हो चुका होता। तो नेक्स्ट ये था। तीसरी चीज़ यार जो बहुत भयंकर मिस्टेक मुझसे हुई है, वो है कि मैंने ना यार इमोशनल हूँ, तो ये दोस्त यार जो पैसे लेने आ जाते हैं ना, कभी कोई 2 लाख 3 लाख 1 लाख 4 लाख ऐसे, तो कुछ लोग आ गए लेके चले गए, और उससे मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। और फिर बाद में इमोशनल ट्रॉमा, फ़ोन नहीं उठाना, रिप्लाई नहीं करना, तब तो इतना फॉलोअप करते हैं, आ गया क्या, ये मैंने QR भेजा है, दे दे प्लीज़, डाल दे, और जब बात देने की बारी आती है तो मतलब फ़ोन भी नहीं उठाना। इट इज़ वेरी हॉरेंडस कि लोगों का रंग कैसे बदलता है जैसे आप उनको पैसा दे देते हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, जो मुझे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भी। और एक लाइन सुनने के बाद अपने लाइफ में अपने फादर से, मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिया। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी। उन्होंने बोला जब भी कोई पैसे मांगे ना, तुम्हारा दोस्त, यूजुअली दोस्त ज़्यादा मांगते हैं, दोस्त पैसे मांगे तो मत देना। हाँ। क्योंकि अगर नहीं दोगे तो दोस्ती जाएगी, हाँ। अगर दे दोगे तो दोस्ती भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। पैसे भी जाएंगे, और तीसरी एक और चीज़ जाएगी, हाँ। सुकून जाएगा। सुकून जाएगा। ये, और मैंने अब चालू कर दिया, देखो, या तो आप उतना दो जो आप राइट ऑफ कर दो। हाँ, हाँ। 20,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, ठीक है, नहीं भी आया तो फर्क नहीं भी आया तो गम नहीं। ठीक है। या फिर आप जो ज्यादा दे रहे हो तो बोल दो गोल्ड दे दे, या कुछ चीज गिरवी रख दे, तो वो नाराज होगा, अरे यार तू मुझसे गिरवी कैसे मांग सकता है, मैं तो परेशानी में हूँ। मतलब अरे भाई, आज कल की दोस्ती जाए, आज जाए भाई, कल भी जाएगी दोस्ती, क्योंकि जो आज नहीं दे पा रहा वो कल कहाँ से दे देगा। एग्जैक्टली। क्या ऐसा होने वाला है उसकी लाइफ में। तो आई थिंक ये मैंने मिस्टेक करी है, एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स करी हैं ये वाली। बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि शायद ये मिस्टेक करी तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं से और से मेरे को पैसे आ गए, या मैंने और कहीं से वेल्थ बना ली। बट ये है मिस्टेक, ये मैं इस मिस्टेक को एक्नॉलेज करना चाहूँगा पब्लिकली कि ये गलती हुई है अपने से। उसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी करी, जैसे आपने बोला था ना सर आप कैसे कंट्रोल कर लेते हो, लोग तो छोड़ ही नहीं पाते, मतलब वो इमोशन में रिवेंज ट्रेडिंग होती है, बहुत कुछ होता है। आई थिंक वो मेरे पे मैंने अपने ऊपर सॉलिड कंट्रोल रखा हुआ है कि स्टॉप लॉस बोले तो स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर कसीनो मुझे हरा गया तो मैं कसीनो से झगड़ा नहीं करता, कसीनो का दरवाजे से निकल जाता हूँ कि चलो ठीक है यार, आज हार गए, देखेंगे जब वापस स्थिति होगी तो वापस आ जाएंगे खेलने के लिए। तो वो मेरे में एक अल्टीमेट कंट्रोल है, पर्सनल कंट्रोल है। तो आई थिंक ये भी एजुकेशन से बिल्ड होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग करो तो लॉस होता है, हाँ। फर्दर लॉस होते हैं, आप इमोशनली कभी भी मार्केट से जीत नहीं सकते।
तो ये सब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो फिर आप ये सब चीज़ें कर पाते हो। बट अगर ये सब नहीं है ना, लाइफ को ईजी रखो यार, लाइफ को बहुत ईजी रखो। SIP करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, कुछ हाई पेइंग FDs में इन्वेस्ट कर दो, एक बास्केट बना लो अपने लाइफ का और उसमें निवेश करते रहो। आपको 20 साल में ये सारा सर्कस करने के बाद भी ना, इतना आप करोगे फिर भी आप 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते, बहुत हाई केस में बता रहा हूँ मैं। और वो आपको वैसे ही 14-15% बिना कोई इंटेलिजेंस के दे देगा। तो इट इज बेटर टू डू दैट देन डूइंग दिस। एंड मैक्सिमम लोग आज गरीब इसलिए हैं क्योंकि मुझे लगता है पैसे के बारे में कोई सिखा नहीं रहा है कि हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू बजट इट, या कैसे अपने डिजायर्स पूरे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे 25,000 की सैलरी कमा रहा है उसके लिए भी 25,000 रुपये कम है, जो 10 लाख भी कमा रहा है उसके लिए भी वो 10 लाख रुपए बहुत कम है, क्योंकि उसने प्लानिंग ही नहीं करी, जितना आ रहा है खर्च कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। 2-2 लाख की EMI है घर की, फिर 2-2 लाख की गाड़ी की EMI है, फिर किसी के लिए बच्चों के लिए अलग गाड़ी है, स्टेटस मेंटेन करना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी। तो मैं 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ, 3 चीज़ें पैसे के बारे में जो, क्योंकि स्कूल तो सिखा नहीं रहा है, जो खुद से इंसान को सीख लेनी चाहिए, तो वो क्या है? मैं इसको फ्रेमवर्क में दे देता हूँ। हाँ। पहला है बजटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग एंड योर विजन एंड योर मनी शुड बी अलाइंड। बस इतना फोकस कर लो। आपको आज पता होना चाहिए आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपका विजन क्या है, और उस विजन के अकॉर्डिंग अब अपने पैसे को रीअलाइन कर दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड हमेशा 6 से 12 महीने का क्रिएट करो, डिपेंडिंग इफ यू आर सिंगल तो आप 6 महीने का करो, फैमिली तो 12 महीने का करो। तीसरा है इंश्योरेंसेज लेके रखो, हेल्थ इंश्योरेंस और अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेके रखो। अब ये 3 स्टेप करते हैं ना, आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। आपने बजट कर लिया, सो यू नो वेयर यू आर। इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, तो यू आर नाउ सिक्योर कि कल को मुंह पे मार के आऊंगा आई डोंट वांट टू वर्क हियर एनीमोर, तो भी आप सेफ है। और आपने इंश्योरेंस ले लिया ताकि एक्सट्रीम इमरजेंसीज में आपका सुपड़ा साफ ना हो जाए, आपकी पूरी वेल्थ खत्म ना हो जाए। अब आप फ्री हो गए मेंटली, अब अपने गोल्स बनाओ और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। अब ये चारों चीजों को एक ऑटो पायलट पे रख दो, ये चारों चीजों को एक ऑटो पायलट पे रख दो जो करा जा सकता है, जिसमें महीने में आप 1-2 घंटे दोगे तो भी काम हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही काम करो, अपनी एक्टिव इनकम पे वर्क करो, अपने स्किल्स पे वर्क करो, अपनी तनख्वाह बढ़ाओ। आज 25 है कल 50 करो, 50 है तो 1 लाख करो, 1 लाख है तो 2 लाख करो, 2 लाख है तो 5 लाख करो। उस पर फोकस करो, क्योंकि वहां ना अनलिमिटेड स्कोप है। एग्जैक्टली, लोग ये बात समझते नहीं है। नहीं समझते, उनको लगता है कि सब कुछ पैसिव इनकम से होगा। हाँ। पर पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल एक्टिव इनकम है। टमाटर नहीं होगा तो केचप कहां से बनेगा? हाँ, लोगों को बस ये चाहिए कि भाई ट्रेड करना है, दिन के 2,000 रुपये कमाने हैं, वो नहीं, और महीने का 60,000 रुपये बनाना है, ऐसे होता है। बनी अगर आपको महीने का 50-60 हज़ार रुपए बनाना है ट्रेडिंग से, आपके पास 25 लाख का कैपिटल होना चाहिए। 25 लाख का सस्टेनेबली कह रहा हूं। कोई 1 महीना आप बना लोगे तुक्के से अलग बात है, अलग बात है। ठीक है, पर अगर आपको सस्टेनेबली पैसा बनाना है तो आप 2% से ऊपर का रिटर्न अज्यूम ही नहीं कर सकते, बेस्ट केस में भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक आधा साल ऐसा आएगा जो आपका सब कुछ जीरो कर जाएगा भाई। और एक्टिव इनकम अगर आप बढ़ा लेते हो तो आप लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आप दिन का 1,000 रुपये कमा लो, कितना कमा लोगे, है ना, 30-40-50,000 रुपये। अगर आप कुछ और बिजनेस कर लो, कुछ और जॉब कर लो, अगर आप 2 लाख रुपए कमा पाओ महीने का, 1 लाख रुपए की SIP स्टार्ट कर दो, अब बहुत अच्छा करोगे लॉन्ग रन में। मतलब ये तो अगर 1 लाख की कोई SIP 20 साल कर ले, उसके पास 10 करोड़ होगा। एग्जैक्टली 10 CR, जस्ट इमेजिन। तो 20 इयर्स, अगर आज आप 25 के हो और आप 20 साल के लिए 1-1 लाख की SIP कर दो, 45 की उम्र में आप 10 करोड़ रुपए के साथ बैठो, क्या चाहिए और यार। हाँ। अब देखो लस्ट है, अगर आपको पैसे की लस्ट है तो 10 करोड़ भी कम है, 100 करोड़ भी कम है, 1000 करोड़ भी कम है। अगर आपको लस्ट नहीं है तो 2-2.5 करोड़ में भी मैं कहता हूं आदमी रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आपकी लस्ट नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा ये शौक नहीं है कि यार मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब कुछ ही होना चाहिए, मटेरियल पोजेशंस होनी चाहिए, तो आपके लिए 2-2.5 करोड़ काफी है इस देश में रिटायर होने को इस टाइम पे, एज ऑफ टुडे। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जाओ, चेक करो यार, हाँ यार इधर पड़ा है 2.5 करोड़ रुपए, तो यू कैन रिटायर। आप उससे एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हो, उसमें से अपने बच्चों को भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो पैसिव इनकम या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तब होते हो जब आपके कॉस्ट कम होती है। अगर किसी की आदमी की रनिंग कॉस्ट ही लाइफ की साल की 50 लाख रुपए है, वो 10 लाख महीना कमाता है, पर 4 लाख उसकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है लाइफ की, तो वो तो ट्रेडमिल पे है ना, तो वो तो बाहर ही नहीं निकल सकता उस चीज से। क्योंकि 40 लाख के हिसाब से तो उसको करीबन 12-15 करोड़ रुपए चाहिए रिटायर होने को, वो उसके पास है नहीं, तो वो स्ट्रेस में रहता है। अब 10 लाख वाले की जो नौकरी होती है वो तो हमेशा तलवार लटकी रहती है, 1 महीना परफॉर्म नहीं किया तो नाम सामने आ जाता है, भाई ये 10 लाख वाला आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जितना आप ऊपर जाओगे तनख्वाहों में, उतना आप पे स्ट्रेस ज्यादा होने वाला है। हाँ, एग्जैक्टली। अभी एक BMW के CEO की डेथ हो गई थी 45 की एज में, हार्ट अटैक के कारण। क्यों? स्ट्रेस होगा बेचारे पे यार, एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा। एग्जैक्टली। तो मतलब दिस इज हाउ इट इज एंड यू हैव टू मेंटेन। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो
तो मोर देन योर इनकम यू शुड फोकस ऑन कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस, आप ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एग्जैक्टली तो बहुत सही बात करी आपने, क्योंकि जब स्टार्ट करता है इंसान पैसे नहीं कमा रहा होता है, और जब कमाना स्टार्ट करता है तो स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, राइट। क्योंकि फाइनेंशियली सब कुछ ठीक हो जाता है, घर हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि अब क्या करना है। Right. तो जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़, फॉर एग्जाम्पल यू, राइट, यू हैव वेरी बिग कॉर्पस, तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं विच यू थिंक अबाउट? मैंने ना हर चीज़ को प्रोसेसाइज कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल बजटिंग है तो वो एक अपने आप में प्रोसेस है, इमरजेंसी फंड है वो रखा हुआ है, इंश्योरेंसेज परफेक्टली परचेज्ड हैं, 4 करोड़ के आसपास की मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, 40-50 लाख की मल्टी कंट्री हेल्थ इंश्योरेंस है, मल्टीपल उसमें कैंसर वैंसर जो भी है सब कुछ कवर्ड। तो अब मैं ना बहुत सेफ महसूस करता हूँ। अब रह क्या गया, अब घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए इतनी एक्टिव इनकम भी हो रही है कि मैं घर बहुत आराम से चला सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है। तो मनी किल्स ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और मैंने वो बताया ना, फोमो और रिग्रेट, ये 2 चीजें मैंने अपने लाइफ से निकाल दी। आज मुझसे जैसे काफी यंग लोग, आप लोग हैं जैसे, आप लोग मुझसे काफी अच्छा कर रहे होंगे करियर में। मतलब अगर मैं कहूँ कि यार मैं 20 साल का था तो मैं कितना कमाता था वर्सेस आज रोचित कितना कमाता है, तो मैं या तो फिर जिंदगी भर स्ट्रेस में मर जाऊंगा यार। तो मैं खुश रहता हूँ कि भाई ठीक है, आज जो है अपने को बहुत अच्छी जगह रखा है, आज जो है हम इंडिया के टॉप 1% में आते होंगे, इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आप पहले ना अपने, मैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल पे बहुत बिलीव करता हूँ कि ग्रैटिट्यूड दो, तभी भगवान और देगा। एग्जैक्टली भाई अगर आप रोते रहोगे नहीं ये भी नहीं दिया भगवान, मेरे को ऐसे नहीं किया, काश मैं 20 साल की उम्र में मेरे पास 2 करोड़ होते, अरे ठीक है आज तो है, तो आज वाले को तो एंजॉय करो। एग्जैक्टली तो आज को जीना सीखो, आज को एंजॉय करना सीखो, ग्रैटिट्यूड रखो, और लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, देयर इज नो लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी की फैमिली की रहेगी, किसी की पैसे को लेके रहेगी, किसी को कुछ चीज़ लेके रहेगी, बट फिर भी फॉर द प्रॉब्लम्स आई डोंट हैव, आई हैव थैंक्स फॉर गॉड, एंड फॉर द प्रॉब्लम्स आई हैव, आई थिंक ही हैज गिवन मी इनफ ब्रेन टू मैनेज इट। एग्जैक्टली उन्होंने इतनी बुद्धि दे दी कि मैं उसको मैनेज कर सकता। हाँ, रिग्रेट वाली बात पे एक एज अ मैन, अगर आप एज अ मैन एक लाइन में फॉलो करता हूँ कि आप चाहे जितना पैसा कमा लो, आपसे ज़्यादा अमीर इंसान और आपसे ज़्यादा सुंदर इंसान हमेशा रहेगा, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ होते हैं, राइट। अगर आप आज दिन का 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 1 करोड़ कमा रहे हैं, जो 1 करोड़ कमा रहे हैं उन्हें भी ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, राइट। तो यू विल ऑलवेज गेट दैट। तो ये तो हाईवे है, देखो कोई ना कोई गाड़ी आपके आगे रहेगी। एग्जैक्टली। अभी मुकेश अंबानी भी दुखी हो सकता है कि इलॉन मस्क उससे ज्यादा पैसे वाला है, इलॉन मस्क दुखी हो सकता है कि पुतिन उससे ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है चलता रहेगा, ये हाईवे है। नोबडी हैज रीच टू द, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फर्स्ट आया हूँ उस हाईवे में, बट यू कैन एंजॉय योर जर्नी, यू कैन व्यू द साइड्स, you can have a complete wholesome life just by these 4 steps of budgeting, emergency fund, insurance and investing। अगर ये 4 चीजें आपने कर ली, आपकी लाइफ ऑटो पायलट हो जाएगी। फिर आपके पास एक ही फोकस होगा कि अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, एक्सपीरियंसेस को लो, अपने गोल्स को अचीव करो, अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करो, मल्टीप्लाई करो, वो फोकस रखो। वो ईजियर चीज है मैनेज करना, क्योंकि वो आपके हाथ में है। अब स्टॉक मार्केट 4 साल अगर 0 रिटर्न्स पे गई रोचित, हाँ, तो आधे लोग तो डिप्रेशन में मर जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से उन्होंने ग्रोथ देखी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं ये वेट कर रहा हूं कि एक आधा आए क्रैश, क्योंकि मैं तो 2008 से देख रहा हूं, 8 में जैसे ही घुसा था तब क्रैश हो गया। हमने तो स्टार्ट ही क्रैश से किया था, काफी लोगों ने अभी स्टार्ट किया एकदम अप ट्रेंड से। तो आप लोग का बिहेवियर, यंग लोगों का बिहेवियर अभी शेप अप हुआ है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड रैली। एक आधा लॉन्ग पीरियड आ गया 4-5 साल का 0 रिटर्न्स का, तो अपने आप मेन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉयज, और उस टाइम हम खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है, भाई ये होता रहता है, ये पार्ट है लाइफ का। Exactly. आज अगर मेरा कोई म्यूचुअल फंड 24-25% का IRR दे रहा है, तो कल को जाके इसका IRR हो सकता है 16 पे गिरने वाला है। क्यों गिरेगा? क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स आएंगे जब रिटर्न्स नहीं बनेंगे। इट्स ओके, पर मेरे को फिर भी अगर FD का डबल रिटर्न मिल रहा है तो आई एम हैप्पी ओवर अ लॉन्ग 20-30 ईयर होराइजन। हाँ, मार्केट नीड्स करेक्शन एंड आई फील आपके अकॉर्डिंग कब आने वाला है क्रैश? अगर मुझे पता हो मैं पुट लेके बैठ जाऊँ। देखिए, आई डोंट थिंक सो यार, इतना अभी मुझे टेंशन नहीं होती, बिकॉज हमारे ना इन्फ्लोज बहुत ज़बरदस्त हैं अभी, डोमेस्टिक इन्फ्लोज बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी पीछे मैं पढ़ रहा था कि एक महीने 20,000 करोड़ आया, फिर मार्केट्स गिरी तो सबको लगा था कि शायद कम हो जाएगा, वो बढ़ के 23,000 करोड़ हो गए। हाँ, तो आई थिंक पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग, ये अच्छी बात है, दिस इज एन इंडिकेटर कि पीपल हैव रियलाइज्ड कि जब मार्केट गिरे तो पैसा खींचना नहीं है। हाँ, तो आई थिंक ये एक अच्छी एजुकेशन आ गई है। हाँ, बिकॉज मुझे याद है 2020 का जब क्रैश हुआ था तो सबके पोर्टफोलियोज 25-30% नीचे हुए थे। एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल पुल्ड आउट देयर मनी एंड दे कुडंट सी द रैली ऑफ द नेक्स्ट 4 years। अगले 4 साल की जो रैली थी वो मिस कर गए।
तो अगर आज लोग पैसे नहीं खींच रहे हैं और इसका रिवॉर्ड उनको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट. हर जन के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे. कुछ लोग आके बोलेंगे नहीं स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी है. कुछ लोग बोलेंगे नहीं क्रिप्टो करना चाहिए, बहुत अच्छा है. हर जन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका मेन व्यवसाय इन्वेस्टिंग नहीं है. देयर मेन जॉब इज टू डू अ जॉब, और दे आर वर्किंग समवेयर, और दे आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, जिनका रोज का काम है जिसमें वो मार्केट्स को देख नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते. मैं उस जनता के लिए बात कर रहा हूँ जो मेरे देश में 98-99% लोग हैं. 2% बहुत तेज लोग हैं, मुझसे भी अच्छे लोग हैं, जो लाखों रुपए बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अच्छा बना रहे हैं. तो उनको प्रणाम है, वो कर रहे हैं. दे एग्जिस्ट, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. ठीक है, तो मैं वो हूँ जिसने सादा दाल चावल खा के अपना सेहत ठीक रखी हुई है. ठीक है. और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है, ये पूरे स्टॉक मार्केट में जितने लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनकी तरफ से है, जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो गारंटीड प्रॉफिट देती है? कोई ऐसी पूजा है जो आपको गारंटीड जो है वो गोलोक पहुंचा देगी? नहीं. आपके कर्म है. ठीक है. तो देर इज नो गारंटीड स्ट्रैटेजी विच कैन मेक यू मनी. ऑल स्ट्रैटेजीज हैव अ ड्रॉ डाउन. कभी कभी उनमें ड्रॉ डाउन आता है. हर स्ट्रैटेजी अच्छी है. आप फूलिशली अगर कोई स्ट्रैटेजी, एक कुछ लोग करते हैं, पता है, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग मज़ेदार काम करते हैं कि अगर पिछले दिन का हाई टूट गया तो मैं एंटर करूंगा, और पिछले दिन का लो टूट गया तो मैं सेल कर दूंगा. मैं उस टाइम लॉन्ग करूंगा, इस टाइम शॉर्ट कर दूंगा. एक बेसिक स्ट्रैटेजी. आप ये 5 साल करो, आपको सालाना 5 साल के होराइजन में करीबन 20 से 25% का रिटर्न मिल जाएगा. इससे फूलिश कोई स्ट्रैटेजी है नहीं. और उसमें भी वो 200 अप और 100 डाउन, ऐसा कुछ स्टॉप लॉस 1:2 का रिवॉर्ड रख लेते हैं, 2:1 का. तो ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है. खेल लो, करके देख लो, आप पैसा फिर भी बना लोगे. प्रॉब्लम क्या है ना, वो स्ट्रैटेजी भी कोई टिकेगा नहीं. 4 दिन लॉस हुआ, 5 दिन लॉस हुआ, थोड़ा ड्रॉ डाउन आ गया, सब छोड़ के बोलेंगे अगली स्ट्रैटेजी कौन सी है. हाँ. तो फिर वो गारंटीड स्ट्रैटेजी. दूसरा यूट्यूबर देखते हैं. दूसरा यूट्यूब, अरे यार इसकी बात मजा आ गया यार, ये तो सही दिखा रहा है. ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं. अरे यार आप उसका सेटअप नहीं जानते, वो एक वीडियो में कितना ही बता देगा आपको. और ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं. आप सेटअप सीख भी लोगे तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना. एग्जैक्टली. भाई आज अगर मेरे को कोई कराटे मास्टर एक किक मारना सिखा दे, तो उसके लेवल की किक तो मैं नहीं मार सकता ना यार पहले दिन. मेरे को उतने दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके जितना, जैसे वो 10,000 किक मारा, मेरे को भी 10,000 किक मारनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसके जैसा बनूंगा ना. तुम सोच रहे हो सर मास्टर को देखने से, हाँ क्या किक मारी यार, एकदम स्ट्रेट लेग होती है उसकी, कोई मोड़ नहीं आता, ऐसे खड़ा रहता है हवा में. तो वो तो भाई उसके 20 साल की प्रैक्टिस है. तुम्हें कहां से मिल जाएगी? तुम्हें वो ट्रिक सिखा सकता है, पर वहां तक पहुंचने में तुम्हें भी लगेगा टाइम. हो सकता है तुम उसे 20 लगे थे, तुम्हें 5 लगेंगे, पर लगेगा टाइम. तो आप प्लीज ये बाबाओं को देख के वो स्ट्रैटेजी इमीडिएटली मत अप्लाई करना चालू करो. ठीक है, आप सीखो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, सिम्युलेट करो, उसके बाद पक्के स्टॉप लॉसेस लगाओ, ग्रीड में मत आओ. स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो उसको बैक टेस्ट करो. ये कुछ रूल्स है, नियम बने हुए हैं ना. आप नियमों को फॉलो करो. देखो क्या होता है, जैसे एरोप्लेन चल रहा है, अब एक पायलट है जिसको 15,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, एयरफोर्स का पायलट है, सब मैनूवर्स कर चुका है. तो वो तो बोलेगा ना अपुनिच भगवान है. हाँ. अब प्लेन में दर्द में कुछ हो गया, कोई बटन ऑफ हो गया, यू नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? उनको मैनुअल निकालनी पड़ती है. ये वो आदमी के लिए जो 15,000 घंटे एरोप्लेन चला चुका है, जिसको पहली सांस में पता होगा क्या गलत हो गया है. Still बट ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन, ही हैज टू पिक अप द मैनुअल, ही हैज टू गो थ्रू द चेकलिस्ट. एपीयू ऑन ऑफ, ओके ऑन ऑफ, नो ठीक है, ये स्टेप उसको पता है. छठे स्टेप पे वो साला गड़बड़ है, पर वो छठा स्टेप है, पहला स्टेप नहीं होगा वो. तो वो बुक निकालेगा, फटफट अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा. एक आदमी जो एरोप्लेन साफ कर रहा है, उसको पता होता है मैं 25 जगह टेप लगाऊंगा. उसकी एक एसओपी होती है कि मैं यहां टेप लगाऊंगा, यहां टेप लगाऊंगा. अब वो पिछले 20 साल से एरोप्लेन साफ कर रहा है, फिर भी वो एसओपी फॉलो करता है. क्योंकि लोगों की जान निर्भर है उस पर. तो एरोप्लेन वालों को सोच के, स्कोप नहीं है मिस्टेक का. एक बार हुआ था, ऑल्टीट्यूड मीटर होता है जो एरोप्लेन के फ्रंट विंडशील्ड पे लगता है, ऊपर एक छोटी सी ऐसा ट्यूब सी होती है. उसने ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का उसका टेप लगा दिया, साफ किया, वो टेप हटाना भूल गया. तो अब फ्लाइट जब उड़ी तो ऑल्टीट्यूड ही पता नहीं चल रहा फ्लाइट को, मतलब कितने हाइट पे हो, 10,000 फीट पे हो, 20,000 फीट पे हो, और रात का टाइम था. तो गलत ऑल्टीट्यूड की वजह से जाके पहाड़ से टकरा गई. हुआ ये तो एक छोटी सी मिस्टेक थी ना, तो टेप निकाला तो बस, पर खत्म हो गया सब कुछ. तो यही स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है. आपको पता है कि यहां मिस्टेक हो रही है, नो, बैक टेस्ट किया क्या, स्टॉप लॉस लगाया क्या, रिस्क मैनेजमेंट किया क्या, पोर्शन साइजिंग करी क्या, हाँ ये कर, फिर लगाओ.
फिर क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यार लॉस होगा तो इतना होगा, अब अपने को पता है अपना कैपिटल जीरो नहीं होगा। पर ये कोई नहीं करेगा, ये सब सुनेंगे, ताली बजाएंगे, थैंक यू बोलेंगे, कमेंट में लव यू बोलेंगे, पर करेगा कोई नहीं। करेगा कोई नहीं। पर एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं ट्रेडिंग में आज, मतलब हर इंसान एक अपनी नई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोर्स में बता रहा है, यूट्यूब पे बता रहा है, तो उसमें से चूज़ कैसे करें कि ये ही मेरे लिए बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आज शायद आप जिस स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे होंगे उससे 10 साल पहले नहीं कर रहे होंगे, एक जर्नी होती है, ये ट्राई करा एंड ये अब मुझे लग रहा है कि इस पे मैं अब काम करूंगा। तो वो क्या प्रोसेस होता है? देखिए, आपको ना अपना स्वभाव जानना है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है गोल्फर, एक होता है बॉक्सर। बॉक्सर जो होता है ना वो बहुत एक्टिव होता है, उसका 2 ही मिनट होता है रिंग में, और वो 2 मिनट में या तो वो घूसा खा के गिर जाएगा या वो घूसा मार देगा, ठीक है, नहीं तो वो 2 मिनट बहुत एक्टिविटी का टाइम होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और एक होता है गोल्फर, वो पहला शॉट लेने से पहले 30 मिनट इंजॉय कर, हवा कहाँ चल रही है, कौन सी दिशा में चल रही है, अच्छा मैं जरा इधर से झुक के देख लूं, उधर से झुक के देख लूं, 10 तरीके के इवैल्यूएशन करते फिर अपना एक शॉट लेता है। तो दोनों तरह के प्लेयर है, हाँ। बॉक्सर भी है, गोल्फर भी है। आप पहले देखो आपका नेचर क्या है। मैं गोल्फर हूं, मैं ना रोजमर्रा का ये ऊपर नीचे नहीं देख सकता भाई, मेरे को बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो मेरा मेन काम भी नहीं है। तो मेरी जो ट्रेड्स होते हैं ना, मेरे ट्रेड्स होते हैं 1-1 महीने के, 1-1 महीने का ट्रेड होता है। मैं अब ट्रेड लूंगा तो वो अगली एक्सपायरी का लूंगा, अगस्त की एंड की एक्सपायरी का लूंगा जो 25 दिन दूर है। अब 25 दिन मेरे को कुछ एक्शन नहीं लेना, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा तो आउट होना है। नहीं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं सेलर हूं, मेरा गेन तो लिमिटेड है, तो मुझे पता है इस दिन पे मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा, अपने आप बाहर हो जाऊंगा। नहीं तो जिस दिन लॉस हो गया, इतना हो गया, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। रूल्स आर वेरी क्लियर। तो मैं गोल्फर हूं। पर अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो स्क्रीन के सामने बैठ सकता हूं, मेरे पास टाइम है, मेरे को और कोई काम नहीं है, मेरे पास ठीक ठाक कैपिटल है, तो फिर आप एक्टिव स्ट्रैटेजी ढूंढो। नहीं तो ये पैसिव स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने पैसिव स्ट्रैटेजी बनाई है अपने लिए, मैं उससे पैसा बना रहा हूँ। लास्ट ईयर आई मेड अराउंड अबाउट 13.5 लाख रुपीज फ्रॉम ऑप्शन FNO। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द P&L आल्सो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा भी देना आप। 13.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने अभी ITR भरा ना, तो 13,51,000 के आसपास कुछ बना था, तो वो मैंने बनाया। अच्छा, मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 से 3% होता है प्रॉफिट का, दुनिया का 30%, 40%, 50% होता है, क्योंकि वो मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। मैं बहुत कम ट्रेड करता हूं, और मैं क्योंकि बहुत बड़े कैपिटल के साथ करता हूं, तो मेरा एक बार होता है 40 लॉट, 30 लॉट, 50 लॉट, ऐसे ट्रेड्स करता हूं, तो मेरी कॉस्ट बहुत कम लगती है। तो मैं एफिशिएंटली कॉस्ट भी मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पोस्ट कॉस्ट रिटर्न दिखानी है ना मुझे। मेरे एक फ्रेंड है, वो कह रहे थे कि उन्होंने इस महीने 3 लाख के कैपिटल पे 6 लाख रुपए निकाला स्कैल्पिंग से, सॉरी 3 लाख रुपए के कैपिटल पे 6-7 हज़ार रुपए निकाला स्कैल्पिंग से, और 12,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भर दी, तो -6,000 पे चले गए। अब क्या होगा, जनरली इंस्टाग्रामर आपको क्या दिखाएगा, वो 6-7 हज़ार दिखाएगा ऊपर वाला, वो ये नहीं दिखाएगा कि 12,000 नीचे सुताई हो गई मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एग्जैक्टली। तो हम तो पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दिखाते हैं, देखो भाई 2% हो गया, 2%, 2.5% के आसपास की ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और ये बात बहुत सच भी है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ज़्यादा लोग जो लॉस में है, 99% छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, एक दिन स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, और जो लोग प्रॉफिटेबल मुझे मिलते हैं, राइट, जैसे कि पोजीशन बनाती है 1 महीने से होल्ड करना है बस। तो क्या लॉन्ग फ्रेम में जो बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इसमें ही पैसा बनता है बड़ा? अगेन मैं किसी चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहता। गेम इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, गेम इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आपको रखना है, और आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जनरली ज्यादा देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वाले परचेज बाइंग करते ही नहीं है। अगर मुझे 1 महीने की स्ट्रैटेजी करनी है तो ऑप्शन बाइंग इज द वर्स्ट फॉर मी, क्योंकि आज मैं जो ऑप्शन खरीदूंगा उसमें इतना बड़ा टाइम डिके का पोर्शन होता है कि वो 30 डेज में वो टाइम डिके ही मेरे को मार देगा। मेरे को एक्सट्रीम वाइल्ड मूवमेंट मिलेगी तो कहीं जाके मैं पैसा बना पाऊंगा, जिसमें जो जब मैंने बताया ना 4% टाइम्स होता है, 96% टाइम्स तो वही रहता है, ऐसे रहता है, साइडवेज, ऐसे। तो मैं ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो मैं उस पर ज्यादा खेल देता हूँ। तो बट इंटेलिजेंटली अगर आप अच्छी पोजीशंस बना लेते हो और स्टॉप लॉस सही लगाते हो, बैक टेस्ट सही करते हो, आप रीजनेबल पैसा बना सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन 2% पर मंथ। वो है तो भगवान की कृपा है उस साल के लिए, हो सकता है अगले साल फटका पड़ जाए। तो दिस एंड वन स्ट्रैटेजी, स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। आई ऑलवेज से वन कोच वन अप्रोच। हम जो भी कोचिंग करते हैं, मैं भी 10 स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता, एक ही स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। अगर मैं ही 10 स्ट्रैटेजी सिखाने लगा, मेरा पागल हो जाएगा जो बेचारा ये है पार्टिसिपेंट है। तो एक ही चीज सिखाएंगे पहले। हाँ, तुम ये चेक कर लो कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है क्या तुम्हारे स्वभाव से मैच करती है, क्या तुम गोल्फर हो तो आओ मेरे यहाँ। अब मेरे साथ जो पढ़ते हैं सबकी एज, किसी की भी एज जो है ना वो 32-33 से नीचे की नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत मेच्योर स्ट्रैटेजी। हाँ। उसमें मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए का पैकेट। मैं तो कहता हूँ मेरे 2.5 लाख के नीचे आना ही नहीं बैच में, तो 2.5 लाख का कैपिटल लगता है। उनको पता है 2.5 लाख पे बनाने को 5-6 हज़ार रुपए ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा।
तो उनको पता है वो किस चीज के लिए, व्हाट आर दे साइनिंग अप फॉर, और उसकी उनकी उम्मीद भी उतनी खराब नहीं होती फिर ऑटोमेटिकली। सो आपको ना कंडीशनिंग करनी है, ये यही है सब कुछ, यही आपको अंबानी बनाता है, मुकेश अंबानी भी बनाता है, और यही आपको अनिल अंबानी भी बनाता है। तो खेला सारा इधर ही घूम खेल रहे हो आप। और बहुत सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, आप सिर्फ वॉरेन बुफे की बुक उठा के पढ़ लो और जो वो कहता है उसको फॉलो कर लो। हाँ। आप लिखित 40 से 45 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हो, लिखित इतना आपके पास पैसा होगा, आप रिटायर हो जाओगे। अगर आप सिर्फ वॉरेन बुफे की बात सुनो, मेरी भी मत सुनो, वॉरेन बुफे की बात सुनो, उससे अच्छा तो कोई नहीं है भाई। हाँ। तो दैट्स इट। मैं तो इसी पे बोलना चाहूंगा कि मल्टीपल चीजें, देखिए क्या होता है, जैसे एक कंपनी है हमदर्द, उनका एक प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा। हाँ। सुना होगा। रूह अफ़ज़ा। तो हमदर्द का और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है बताना? पता नहीं। रूह अफ़ज़ा पता था? हाँ। और कोई पता है? नहीं। क्यों नहीं पता? एक ही किलर, क्योंकि उन्होंने पिछले 70 साल से एक ही प्रोडक्ट पे वर्क किया है। ओके। 2-3 और हैं उनके, हाँ, नहीं, of साफी है और भी है, हाँ। च्यवनप्राश भी था, हाँ। पर उन्होंने मेहनत एक ही प्रोडक्ट पे की है। उसी प्रोडक्ट ने उनको हमदर्द बना दिया। आज 900 करोड़ की सेल है, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट के साथ, जीरो मार्केटिंग, ब्लैक में बिकता है, इतनी डिमांड है। हाँ। तो और मतलब ठंडा मतलब रूह अफ़ज़ा है। हाँ, ठंडा सबके मतलब वो घर बोला में नहीं है, फ्रिज में रूह अफ़ज़ा है, सबके एक फ्रिज बोतल में, लगी है। समर में होती है, हाँ, होती है। होती ही है। तो इतना उन्होंने जबरदस्त कल्ट कैसे क्रिएट किया? क्योंकि वो उसी चीज पे लगे रहे। लाइफ में वो ब्रूसली कहता है ना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन who knows 10,000 kicks. I am afraid of a person who has practiced one kick 10,000 times. सो लास्ट ईयर आपका कितना प्रॉफिट था ट्रेडिंग से? 13.5 लाख। 13.5 लाख। एंड आप प्रूफ भी दे रहे हो, आप, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, मैं आपको है ना? दे तो आप पैसा बना कैसे पा रहे हो? क्योंकि 99% ट्रेडर्स तो पैसा बना नहीं पा रहे हैं। तो वही लॉन्ग पोजीशनल स्ट्रेटजीज, लॉन्ग पोजीशन स्ट्रेटजीज। तो अगर 3 आप मिस्टेक्स देना चाहो जो लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, एंड फिर उससे वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए वही है, रिस्क मैनेज, 2-3 चीजें हैं, फ्रेमवर्क का पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। हाँ। कहीं उनको लगता है तो 3 लॉट 10 लॉट 15 लॉट खरीद लेंगे। ठीक है। उनका एक कैपिटल फिक्स नहीं होता कि इस कैपिटल के साथ करूंगा और इतना मेरा ड्रॉडाउन होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं लूंगा मैं। तो वो रैंडम, दे आर प्लेइंग रैंडम, दे आर नॉट प्लेइंग थ्रू अ सिस्टम। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होगी कि वो बार बार अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक तो कर दे, पर वो ट्वीक करके बैक टेस्टिंग नहीं करते कि अगर ये ट्वीक बैक टेस्ट में करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है उसका। वो कोई एक ट्रेड में हारते या जीतते हैं ना, तो उस बेसिस पे बैक टेस्ट वो कर देते हैं, ट्वीक कर देते हैं। और तीसरी चीज है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। ए बैंक निफ्टी तू निकली बेवफा, तू धोखा देके गई सनम, अब तो मैं तेरी शादी पे आके ही तेरे को निपटाऊंगा। अब तुम उसकी शादी में जाते हो, तुम्हारे को बाउंसर पटक के पीट देते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो रिवेंज ट्रेडिंग। हार गए, सॉरी बोलो मार्केट को, बाहर निकल जाओ, अपने आप को कूल डाउन करो, वो गाना सुनो, बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन, आराम से सुनो, फिर वापस आओ मार्केट में अगले दिन। रिवेंज मत करो, बटन बंद किया बाहर। अच्छा, पैसे कमा लिए, दिन के जितने पैसे कमाने थे, आज था मन लीजिए 5,000 कमाएंगे, 6,000 कमा लिए, बाहर निकलो रूम से पहली फुर्सत में, यार एक काम करते हैं, 1,000 रुपये ज़्यादा कमा लिए ना, चल एक ट्रेड और ले लेते हैं। ये जो ओवर ट्रेडिंग की लस्ट है ना, लस्ट को कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम ही सारी लस्ट है, क्योंकि वो नंबर्स ऊपर नीचे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड हो रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। दे आर लाइक दैट गर्ल हु इज कॉलिंग यू, आजा आजा आजा, पर आपको याद जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल है, तो दूर रहो उस चुड़ैल से। ठीक है, तो अपन ने पैसे बना लिए, आउट हो जाओ। अपन पैसे हार गए, आउट हो जाओ। दिन का कोटा है ना, वो कुर्क करके निकल जाओ। रिवेंज नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना, ना ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेडिंग करनी है कि आज तो बन गया, चल थोड़ा और खेलते हैं, ना रिवेंज करना, साला आज तो मैं भी इसकी लेके जाऊंगा, वो नहीं करना। दोनों चीज़ें नहीं करनी। और स्टॉप लॉस लगाने, तीसरी चीज़। चौथा, हर ट्रेड में जो भी ट्वीक करते हो उसको बैक टेस्ट करना। इतना भी कर लो, 30-40% लोग कम लॉस करना चालू कर देंगे। देखो मैं आपको ना एक मजेदार पॉइंट बताता हूँ। हर ट्रेड के 5 आउटकम होते हैं। पहला आउटकम है बिग प्रॉफिट, चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। सेकंड आउटकम है स्मॉल प्रॉफिट, चलता है क्या? चलेगा। थर्ड आउटकम है ब्रेक इवन, चलेगा क्या? चलेगा। चौथा आउटकम है स्मॉल लॉस, चलेगा क्या? पांचवा आउटकम है बिग लॉस, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो 5 में से 4 सिचुएशन आपके फेवर में। तो ट्रेडिंग एक्चुअली 4 चीजें तो आपके फेवर में चल रही है। हाँ, बस एक चीज नहीं होनी एक ही चाहिए, चीज big loss। बचानी है आपको, विच इज लार्ज लॉस। सुपड़ा साफ नहीं होना चाहिए। हाँ। विकेट नहीं, आप अगर आपके सामने शोएब अख्तर आ गया है, हाँ। ब्रेटली आ गया है, हमारे टाइम के बॉलर्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग जानते होंगे, शेन वॉर्न आ गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा बॉलर आ गया, आप चाहे तेंदुलकर भी हो, तो भी आप पहली बॉल पे बाहर निकल के छक्का मारने की कोशिश नहीं करते, आप पहले बैट आउट, क्योंकि वो बिग लॉस हो सकता है। क्योंकि बिग लॉस हो सकता है, सीधा विकेट पे जाएगा बॉल, फिर आप रन नहीं बना सकते। तो बिग लॉस अवॉइड करो।
गंदे ट्रेड्स अवॉइड करो, अपने स्टॉप लॉसेस रखो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, पोर्शन साइजिंग करो, बस यही। और सब लोग यही सिखाते हैं, जो इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हैं वो आके यही बात बोल के जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कहेंगे। कोई वो बोलेंगे नहीं कि बाबा बंगाली का चूरन खा लो कि आपका ट्रेडिंग मस्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रूल्स हैं, रूल्स फॉलो करो। जो गेम में रूल्स फॉलो करोगे, चाहे आपको हेल्थ है, वेल्थ है, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग है, जहां आप रूल्स फॉलो करोगे आपका काम सही चलेगा। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है डिसिप्लिन्ड इंसान ही पैसा बना सकता है। Yes. और रियल वर्ल्ड में होते नहीं लोग डिसिप्लिन्ड। बस यही प्रॉब्लम आती है कि आजकल लोगों का ना फ्लर्टिश नेचर हो गया है। पहले लोग डिसिप्लिन थे, रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन थे, ऑनर करते थे रिलेशनशिप्स को, बिजनेस में डिसिप्लिन थे। मुझे आज भी याद है मेरे पुराने फाउंडर्स, प्रमोटर्स, जहाँ मैं रियल एस्टेट में काम करता था, तो 9:59 दे यूज्ड टू बी इन ऑफिस। अब आजकल के ओनर्स, आऊंगा, मन करेगा तो आऊंगा, नहीं करे ठीक है, अगर कोई मीटिंग मिलेंगे तो अलग बात है, बट इफ दे आर इन द ऑफिस दे आर 9:59 इन द ऑफिस। एग्जैक्टली। तो ये डिसिप्लिन है ना, आदमी के जीवन का आधार बनता है। मेरे फादर, मैं आज जब से पैदा हुआ उनको देख रहा हूँ, मुझे पता है वो कितने बजे उठेंगे, मुझे पता है वो कितने बजे पूजा करेंगे, मुझे पता है वो कितने बजे दोपहर का नैप लेंगे। अभी जब वो ऑफिस जाते थे तो कितने बजे ऑफिस जाएंगे, कितने बजे ऑफिस से आएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, कब सोएंगे। उनका मतलब इट वो बॉडी इज अ क्लॉक वर्क। और उसके अलावा डिविएशन होते ही मैं उनका रिएक्शन देख लेता हूँ, अरे यार ये अभी खराब मूड में जाने वाले हैं। तो दे हैव लिव्ड अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, वी आर लिविंग अ वेरी फ्लर्टिश लाइफ। हमें ये पसंद नहीं आया तो टिंडर बम्बल हो गए हैं, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप। ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, लेफ्ट स्वाइप अगली राइट स्वाइप। तो ये चल रहा है। हाँ, और इसीलिए जो ट्रेडिंग सीख लेता है वो डिसिप्लिन भी सीख ही लेता है। यस, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मैं जो अपना बैच होता है ना, उसमें एक संकल्प पत्र साइन कराता हूँ। संकल्प पत्र में 9 पॉइंट्स होते हैं। 9 पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई आप क्या क्या नहीं करोगे, या ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे। तो जब वो एक संकल्प पत्र साइन करता है ना, तो उसके माइंड में होता है कि यार मुझे ये चीज़ें बार बार करनी है। कि अगर मैंने संजय सर को जाके बोला कि सर मेरा तो लॉस हो गया, तो संजय सर बोलेंगे तूने ये 9 में से क्या फॉलो नहीं किया। सर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो गलती किसकी है? करने वाली है। तो सामने वाला ना फिर रियलाइज करता है, मिस्टेक्स को रियलाइज करता है। देखो, अगर एक बंदा मिस्टेक करे ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको रियलाइज ना करे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। मिस्टेक तो सब करेंगे। तो बस इन चीज़ों को रखें तो आराम से ट्रेडिंग में पैसा बनेगा। ठीक है। तो संजय जी, रिसेंटली मैंने देखा था रील में आप प्रेमानंद जी से मिले थे, तो एंड आप फ्रंट रो में बैठे हुए थे। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आज तक मैंने तो उन्हें यूट्यूब पे या फिर स्क्रीन पे ही देखा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज जस्ट मैजिकल। एंड मैं बताऊँ, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, भगवान ऐसी सेहत किसी को ना दे जैसी उनकी है। वो पानी नहीं पी सकते ज़्यादा, बहुत कंट्रोल्ड पानी पी सकते हैं, बहुत कंट्रोल्ड खा सकते हैं। खाने में भी वो लौकी, करेला, ऐसे 3-4 चीज़ें ही खा सकते हैं। और उनका उत्साह ना बच्चे के जैसा है। जब वो बात करते हैं ना, जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई बात करते हैं, तो अलग उत्साह होता है उनका। और हम सोचते हैं यार कि हमारी ज़िंदगी में कितने कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं। जब हम उनकी कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन में कितने कष्ट कठिनाइयाँ हैं, आज वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, हर दूसरे दिन उनका डायलिसिस होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस है डायलिसिस का। उनको नहीं पता वो कल रहेंगे नहीं रहेंगे। सड़क पे पड़े हुए थे वो, और उनको कोई घास नहीं डाल रहा था, मतलब कोई कुछ दे रहा नहीं था, खाने को नहीं दे रहा था। और आज वो देखो इतने बड़े संत मान लिए गए हैं, उनको मिलने के लिए लाइन लगती है। और जो उनका लैंडलॉर्ड पहले उनको घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा था, आज वो कहता है कि मैं आपके लिए एक घर बना देता हूँ। तो ये समय समय का जो परिवर्तन होता है, वो वही सिखा रहे थे हमारे को कि जीव जो है वो अपनी सक्षमता पे भरोसा करता है कि मैं, पर वो भगवान पे नहीं छोड़ता चीज़ों को। तो जब आप प्रभु पे छोड़ देते हो और प्रभु की जो है वो आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो उस टाइम पे मैजिक और ज़बरदस्त होता है। ये वो हमें सिखा रहे थे। मैं फ्रंट रो में ही बैठा हुआ था, बट मैं ना आई वाज जस्ट एट ऑ। उनका फेस इतना गोरा, इतना तेज, बोलने में उतना उत्साह, हेल्थ इतनी ख़राब, सूखा हो रहा है मुंह, पानी नहीं पी सकते, उनकी किडनीज फेल हैं, मतलब परेशानी है। रूम के जस्ट सामने वाले रूम में डायलिसिस का पूरा सेंटर बना हुआ है, फिर भी सुबह से लगे हुए हैं, पूजाएं कर रहे हैं। और 4 घंटा पूजा करने के बाद ये सभा लगाते हैं, 4 सभाएं लगाते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट फिनोमिनल। संत हैं वो, संत। एग्जैक्टली। मैं बोलते रह जा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है प्रेमानंद जी को? क्योंकि किडनी फेलियर, क्योंकि उन्हें देख के तो ऐसा इतने एनर्जेटिक हो ही नहीं सकता। आप सोच नहीं बोल सकता कि किडनी फेल है। हाँ, एंड ही और ऐसे प्रवचन देते हैं इतनी एनर्जी से। मैं बता ना, बच्चे जैसा उत्साह है उनका। किड में जितनी एनर्जी होती है ना, इतनी एनर्जी उनमें, और हेल्थ इतनी खराब है।
हाँ। तो आई थिंक वही भगवान की वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इतने सारे भक्त उनके लिए वेल विश करते हैं, तो आई थिंक उसका भी उनको है। बट वो अपनी जर्नी यही बता रहे थे कि हम जब सिर्फ अपनी सक्षमता पे बिलीव करते हैं, हम जब ये सिर्फ मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तब हम अपने आउटकम्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पर अगर हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं गॉड को, तब हम अपना ज़्यादा जो है निकाल पाते हैं। भगवान हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोचता है। जब हम अपने लिए सोच रहे हो तो भगवान कहता है तू सोच रहा है ना, तू सोच जितना सोच सकता है। पर जब हम भगवान को समर्पित कर देते तो वो सर मैं सोचता हूँ, अब वो तो आपसे बड़ा ही सोचेगा ना। आप तो क्या छोटे से जीव हो यार, वो जब सोचने बैठेंगे तो कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ। तो आई थिंक ये एक उनका लेसन था। और इस लेसन को अगर मैं रियल लाइफ में ट्रांसलेट करूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम भगवान है कुछ भी है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप एक स्टूडेंट होते हो और आपको एक मेंटर मिलता है तो उसको सरेंडर कर लो। आपको लगता है यार ये आदमी मेरे जीवन में कुछ मेरे को नई चीज़ सिखा सकता है, इसके सिखाने से मेरे लाइफ में चेंज आ सकता है, तो उसको सरेंडर हो जाओ। हमारे ना भगवत गीता में इस पर बहुत अच्छा श्लोक है, परिपात्रेण परिप्रश्नेन सेवया। ये एक फ्रेमवर्क दिया भगवान ने। वो कहते हैं परिपात्रेण मतलब सरेंडर, ठीक है, कि आप सरेंडर हो जाओ गुरु को। परिप्रश्नेन यानी कि आस्क हिम क्वेश्चंस, इंक्वायर। एक होता है क्वेश्चनिंग होती है, ये भगवान का है। एक होता है मैं भगवान की तलाश में हूँ, मैं कहाँ हूँ, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। एंड देन सेवया मतलब एक्ट। अगर गुरु ने बोल दिया कि ये करना है, उसके बाद आपने एक्ट नहीं किया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई भी जब आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपको उस फील्ड का मेंटर लगता है। मुझे भी लगे थे। हाँ। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटर रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त सिखाया, पर हमने हमेशा सरेंडर करा, इंक्वायर किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा दिशा निर्देश के हिसाब से काम किया, सोचा ही नहीं। क्योंकि गुरु हमारा सबसे अच्छा सोचेगा ना। एग्जैक्टली। वैसे ही वो कह रहे थे कि भगवान आपके लिए हमेशा ज़्यादा अच्छा सोचते हो, अल्टीमेट गुरु हैं, तो उन पे भरोसा रखो। तो ये मिलते कैसे हैं प्रेमानंद जी से, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया था ये। अच्छा अच्छा। तो इनकेस आपको चाहिए तो विल डेफिनेटली श्योर डू इट फॉर यू, नॉट अ 100%। प्रॉब्लम। कोई प्रोसेस है वैसे? हाँ, क्या प्रोसेस है। उनके यहाँ रजिस्ट्री करानी पड़ती है, फिर वो आपको बैठा वो करते हैं, सेट करते हैं। सेट करने के बाद आपका आधार कार्ड चेक होता है, सुबह आप पहुंचते हो। बहुत एसओपी है प्रॉपर, मतलब आप फोन्स लेके नहीं जा सकते अंदर। वो जो क्लिपिंग आती है वो उनके यूट्यूब चैनल पे आती है, आप उसी से निकाल सकते हो अपनी क्लिपिंग जो निकाल सकते हो। तो प्रोसेस है एंड होना भी चाहिए क्योंकि उनकी हेल्थ खराब है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हिज लाइफ। तो वो सब पूरा प्रोसेस है जो फॉलो करना होता है, बट इट इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस। उनका सुबह सुबह का प्रवचन चल रहा होता है, वो आप सुनते हो पहले 6 बजे पहुँच के, फिर वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आप उसको देखते हो, फिर आप लाइन में लगते हो, उनसे मिलते हो। वो आप उस रूम में बैठो, मैं तो चलो फ्रंट पे, और मैं बिल्कुल प्रेमानंद जी के बिल्कुल सामने था। मतलब फ्रंट में भी हो गया कि आप फ्रंट रो में कोने में बैठे हो, कोने में मैं एकदम सामने था। जब भी बात कर रहे थे मेरे को ही देख रहे थे। तो मतलब वो तो क्या कहते हैं, भगवान की कृपा थी मेरे पे उस दिन की, मेरे को वहां बैठा दिया उन्होंने अपने सबसे अच्छे भक्त के सामने। बस उसको एंजॉय करके आया हूँ मैं। आज भी वो मोमेंट आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे रिलीव कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ उसको। तो आई थिंक यस, इट वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। बहुत बड़ी हाईलाइट है। मैंने भी वो दिखा ना, मैं वाज शॉक्ड किया अरे, क्योंकि आज तक देखा है क्वेश्चंस पूछते हुए एंड मिलने का मौका। मेरा क्वेश्चन रह गया क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने पकड़ा वो क्वेश्चन के बाद मेरा क्वेश्चन था, पर वो क्वेश्चन में लंबा निकल गया, तो फिर उनकी वो था कि 20 मिनट्स में वो निकाल देते हैं, नेक्स्ट लॉट को लेके आते हैं। छोटा कमरा है जहाँ पे बैठाते हैं सबको। ठीक है, तो ये था। ओके, अभी थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। कोई भी इंसान है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना है पर पैसे नहीं है, तो वो इंसान क्या करे? वो इंसान बिजनेस ही ना करे। देखो, जो पैसे की मोहताजी पे बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस नहीं कर सकता। जिसको लगता है पैसा मेरे बिजनेस का सलूशन है, मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कहीं ना कहीं से छोटा मोटा जुगाड़ करके स्टार्ट करूंगा, कस्टमर से पैसा लेके आऊंगा, फ्रूगल चलूंगा, खर्चे कम करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने पैसे से बिजनेस बनाया ना, आप खर्चे ज़्यादा करते हो। आप सारी फंडेड स्टार्टअप्स देख लो और सारी एसएमईज देख लो, यही फर्क दिखेगा आपको। फंडेड स्टार्टअप्स में महंगे महंगे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सुंदर सुंदर ऑफिसेज होंगे, ठीक है, पर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। तो आप एसएमई में देखेंगे, एसएमई में कुछ छोटे से ऑफिस में 2 लोग बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से जाके मिल रहे हैं। तो ये ना मानसिकता का फ़र्क है। अगर आप पैसे पे निर्भर करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत उसको एग्जीक्यूट करो। वो लोग कहते हैं ना, पहले गराज में अपना बिजनेस बना लो, जैसे एप्पल भी गराज में बना, माइक्रोसॉफ्ट भी गराज में बना। तो आप पहले वो मानसिकता के साथ रखो। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होगी, तो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे, पीरियड। चाहे बाद में जो अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने भी शुरुआत जब की थी, उनको 1 भी रुपया नहीं मिला था किसी से। ओयो को भी कोई रुपया नहीं मिला था। उसने जाके अपना कॉन्सेप्ट बेचा, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको एक होटल मिला, उस होटल को उसने सक्सेसफुल किया, उसके बाद उसने फंड रेज किया। मामा अर्थ ने पहले अपने प्रोडक्ट्स बेचे, फिर उस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल किया, फिर
जाके फंडिंग रेज करें। और फंडिंग रेज करने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि जनरली स्टार्टअप्स के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि उनको जो है एक चीज़ अचीव करनी होती है, एक रन रेट अचीव करनी होती है, जिसके चक्कर में वो लॉस में चले जाते हैं और फिर बहुत लंबे समय तक लॉस में रहने के बाद कुछ में उनमें से प्रॉफिट कर पाते हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली 100%। आज की डेट में ऐसे 3 कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अगर कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट बड़ा होगा एंड प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? देखिए, पहली चीज़ मुझे लगता है नॉलेज इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जो डिजिटल इकोनॉमी होती है, तो उसमें आई थिंक एआई एजेंसी अगर आप ओपन करो, मैं एक लड़के को जानता हूँ, छोटा सा लड़का, आई थिंक 13-14 साल का है, उसने ना गैमा एआई डाउनलोड करके पीपीटी बनाना चालू कर दिया और अब वो पीपीटी बनाने का ठेका लेता है लोगों से 60 रुपीज़ पर स्लाइड में। तो 20-30 स्लाइड की पीपीटी होती है, करीबन 1200 से 1500 रुपये, 2000 रुपये के बीच में एक पीपीटी बना के वो दे देता है। पर वो करता है वो एआई की मदद से, कंटेंट ले लेता है और उसको वो बना देता है अच्छी सी स्लाइड्स में, फॉर्मेट्स में, और गैमा एआई का जो भी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 1,500-2 हज़ार रुपये महीना वो देता है। तो ऐसे करके वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है इस टाइम पे। उसको छोटे छोटे काम मिलते हैं, वो छोटे छोटे काम करता है। अब 13 साल का लड़का है, तो आप भी एक एआई एजेंसी खोल सकते हो ऐसे। दूसरी चीज़ है, आप जैसे हेल्थ केयर है, तो इंडिया का अभी कंजम्पशन और हेल्थ केयर तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे देश बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी हेल्थ केयर की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं तबीयत खराब होगी, ये होगा वो होगा। तो ये दोनों भी सेक्टर्स है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। कंज्यूमर केयर में आप कोई प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, ब्यूटी का प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, मेंस का प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हो और उससे धूम मचा सकते हो। वर्सेज आप हेल्थ केयर में भी कोई बेसिक दवाई भी बेचोगे तो भी आप मुनाफा कमा सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपको बेचना आना चाहिए, तो आपको सेलिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक बंदा, छोटा बंदा लगा नहीं सकता, बहुत पैसा लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जहाँ भी सरकार का सबसे ज़्यादा जोर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रेलवेज पे है, उसके बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे है, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी स्काउट की जा सकती है ट्रेडिंग की। सो ट्रेडिंग मतलब स्टॉक ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी को कहीं रोड बन रही है तो वहाँ पे सीमेंट देना, बजरी देना, सरिया देना, कुछ भी देना, उसकी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको ट्रेडिंग करनी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर का माल नहीं बिक रहा, मैन्युफैक्चरर का माल नहीं बिक रहा, उसकी मदद कर दो, जाके उसका माल बेच दो, प्रोडक्ट के बारे में सीखो। प्रोडक्ट ऐसे ही स्टार्ट होती है लाइफ। ऐसा पहले दिन ही आप जाके बोर्ड में सीईओ नहीं बन जाते हो, पहले दिन आपको जूते घिसने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं ना, एक्सएलआरआई के बाद आदमी क्या करता है, एक्सएलआरआई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, वहाँ क्या करता है, बोलते गाँव में साबुन बेचता है। तो वो गांव में साबुन बेचना है, तो पहले दिन तो आपको गांव में ही जाना पड़ेगा, आपको अपने पैर गंदे करने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर आप कुछ सालों बाद जो है एक एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है 3 एरियाज हैं जहाँ पे एक बहुत अच्छा विकल्प है बिजनेसेस क्रिएट करने का। ठीक है। इंडिया की जब सुपर पावर बनने की बात आती है तो कहते हैं कि यूथ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको यूथ का फ्यूचर क्या लगता है? क्योंकि 2 तरीके हैं, 2 लोग हैं यूथ रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो वो जो $1 मिलियन स्टार्टअप भी बना रहा है, 20s में है, बहुत यंग लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस बना रहे हैं। दूसरा एक टाइप यूथ ये भी है जो सिर्फ पूरे दिन सोशल मीडिया, हाँ, रील्स देख रहा है। तो क्या फ्यूचर लग रहा है? लाइक वी आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन कि यूथ तो है, बट क्या वो हमें सुपर पावर बना सकता है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है हमारे देश के लिए कि करीबन 70-80 करोड़ लोग जो है आज भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और उसमें से अधिकांश लोग 50% तो हर जगह यूथ है ही, तो वो 50% यूथ है। अब आप उनके लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या लैक ऑफ उनका इंटरेस्ट कह लो, मुझे लगता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं इस मामले में अनिल अग्रवाल जी को बहुत सुनता हूँ, वेदांता के जो चेयरमैन हैं, और वो बताते हैं कैसे वो एक छोटे से बिहार के गांव से आए और उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया। तो अगर वो क्रिएट कर सकते, उनकी कोई बैकिंग नहीं थी, उनकी कोई फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था, तो कोई भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि और हम कौन सा, मैं गंगानगर से आया, पेरेंट्स के साथ लगा रहा, पापा मम्मी, पापा ONGC में पहले काम करते थे, मिडिल क्लास फैमिली थी, तो हम भी हताश होकर बैठ सकते थे कि यार जो स्थिति है वो हमारे अनुकूल नहीं है, इट्स नॉट इन आवर फेवर। तो आज अगर कोई ब्लेम कर रहा है कि एक्सटर्नल सिचुएशन को, आई थिंक वो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ना चंदू चैंपियन देख रहा था मूवी, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मूवीज़ है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले, उसको था कि बचपन से मेरे को गोल्ड लेके आना है, मेडल लेके आना है, पहले मेडल लेके आना है, फिर उसको ये भी नहीं पता था गोल्ड सबसे अच्छा मेडल होता है। तो जब उसको पता चला कि गोल्ड सबसे अच्छा मेडल होता है तो गोल्ड ही लेके आना है। उसके बाद उसकी टांग टूट गई, सब कुछ हुआ, फिर भी वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आया इंडिया के लिए पहली बार। तो आई थिंक आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ वे तो जाना पड़ेगा। आप मोहताजी करके या फिर सिस्टम को ब्लेम करके या गवर्नमेंट्स को ब्लेम करके या सिचुएशन को ब्लेम करके आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो कर सकती है वो ये है कि स्किलिंग को और इम्प्रूव कराए, बेसिक लेवल स्किलिंग दे, ताकि स्टीव जॉब्स ने
टिम कुक ने एक बात बोली थी, बोलते मैं चाइना में इसलिए मैन्युफैक्चर करता हूँ क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे इतने स्किल्ड लोग सिर्फ एक ही जगह पे, तो इसमें से आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व है, विच इज लार्ज स्केल पे लोग तो हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये वो स्किल्ड नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट उनके स्किलिंग पे और अच्छी मेहनत करे और फोकस करे और बचपन से स्किलिंग का पोर्शन डाल दें, कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाए, तो आई थिंक उनको भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब में और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में जॉब मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मोहताजी छोड़नी पड़ेगी, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस छोड़नी पड़ेगी, आपको सक्षम बनना पड़ेगा, आप खुद अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हो। आप या तो बैठ के रील्स देख सकते हो 10-10 घंटे, या उन रील्स में आके लोगों से पैसा कमा सकते हो। आज अगर कोई रील बनाता है और थोड़ा टाइम भी मेहनत करता है, आप भी जानते हो कुछ 1-2 लाख रुपए बनाना कोई बहुत बड़ी बात रह ही नहीं गई है। मेहनत तो करो ना यार, रोज़ एक रील तो डालो। अंकित बयनपुरिया 75 दिन उसने लगातार नॉन स्टॉप रील्स डाली, देखो कहाँ पहुँच गया, कहीं गाँव का ही लड़का था ना, और उसके पहले भी उसकी हिस्ट्री थी, 2017 से वो रील्स डाल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। टाइम लगता है। अब लोगों को क्या ना, इंस्टेंट चाहिए कि मैं आज रील डालूँ तो कल मेरे 1 मिलियन हो जाए। ये तो होना नहीं ना यार। आपने भी वो स्ट्रगल देखी है, मैं भी वो स्ट्रगल में हूँ। तो स्ट्रगल नहीं है तो एंजॉयमेंट है, आपको समझ आता है कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, व्हाट इज ही नॉट लुकिंग फॉर। धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हो और आप अपना कंटेंट क्रिएशन का गेम अच्छा करते हो। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम ऑन द पिच। आप कोई भी काम करोगे, नौकरी भी करोगे तो पहले 20,000 की लगेगी, फिर ही आप पहले दिन तो CEO बनोगे नहीं, 15-20 साल बनोगे, वो भी शायद बनोगे। तो जब नौकरी में भी चांस नहीं है, जहाँ फिक्स्ड है जॉब, तो यार ये तो बिजनेस है, ये तो एंटरप्राइज है, तो टाइम तो लगेगा ही बिल्ड करने को। कोई यूथ है ना 20s में, 18 में है, 19 में है, मतलब अगर आप यंग हो, मुझे लगता है किसी एक चीज़ में आपको खुद में एक्सपर्ट बनाना है, या फिर आपको जो अच्छा लगता है आप करो। फॉर एग्जांपल मैं आज मेरे 10 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर हो गए थे, बट मैंने कंटेंट क्रिएशन तब स्टार्ट करी जब मैं 9th में था। 9 से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बना रहा हूँ, कम वीडियोस डाल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ, 2-3 हज़ार वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे ऑलरेडी। अब जाके वो चीज़ वर्कआउट करी, राइट। तो अभी वाली स्टोरी सबको दिखती है कि हाँ एकदम से फॉलोअर्स बढ़ गए, बट वो एक स्किल मैंने सीखी है। आज की डेट में मुझे एक स्किल आती है स्टॉक मार्केट के अलावा, कि कंटेंट कैसे बनाने हैं, क्या हुक होना चाहिए, कैसे स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, कैसे एडिटिंग होनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे आती है। तो अगर कोई यंग है आज की डेट में, 17-18 या उससे भी छोटा है या उससे बड़ा है, एक कोई स्किल अगर आप सीख लो तो आपको उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए वो कहते हैं ना, एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ स्टोरी ऑफ मिनिमम 5 years। तो आपके भी समझो 5 साल लगे होंगे तभी जाके आपने इस लेवल को अचीव किया, जो आज हम देखते हैं कि आपकी 100 रील के आसपास में ही आप 1 मिलियन के आसपास पहुंच गए थे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि पीछे की बहुत मेहनत थी जो किसी ने नहीं देखी। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि हम आते हैं, मेरे को किसी ने पूछा सर आप तो 30,000 से 2.5 लाख फॉलोअर एक हफ्ते में पहुंच गए। मैं तुमने उससे पहले की मेहनत नहीं देखी, मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैंने कितने रील्स डाली, मैंने कितने कोर्सेज बनाए, मैंने कितनी बार कैमरा के सामने खड़ा हुआ हूँ, स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। वो उस सब का निचोड़ है जो आज मेरे को एक जो गेन दिया है जिसने। तो और ये भी परमानेंट नहीं होती चीज़ें, ये तो सबसे टेम्परेरी है। फेम तो सबसे टेम्परेरी चीज़ है इस दुनिया में, पर पैसा तो फिर भी आप रोक सकते हो, एफडी में डाल के बचा सकते हो। फेम की तो कोई एफडी भी नहीं होती। तो फेम तो हमारे को रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ कंटेंट क्रिएट करना है। इट्स अ वेरी वेरी लेबोरियस जॉब। एक बार जितेंद्र ने बोला था कि, एक बार जितेंद्र जो एक्टर हैं, वेटरन एक्टर हैं, उन्होंने बोला था कि लोगों को लगता है कि हमें बड़ा मज़ा आता है। अरे मज़ा नहीं आता भाई, सबसे गंदा लेबर का काम अगर कोई है तो वो एक्टर बनना है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में सीन क्रिएट करना, बोलना, भागना, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में सीन क्रिएट करना, भागना, दौड़ना, डांस करना, सही तरीके से डांस करना, सिंक्रोनाइज बेसिस पे काम करना, मतलब एक दिन में वो शूट करते हैं तो 1 मिनट का आउट निकलता है, 1.5 मिनट का आउट निकलता है। तो इट्स अ वेरी लेबोरियस जॉब विच वी आर डूइंग। लोगों को दिखता है बट पीछे मेहनत बहुत है। ओके, सो थैंक यू सो मच संजय सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हमने सीखी, हमने ट्रेडिंग भी कवर करा, बिजनेस भी कवर करा, एंड एक पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और आई होप आपकी ऑडियंस को इससे कुछ वैल्यू मिले। और कुछ लोग प्लीज़ फॉलो करना भाई ये सब चीज़ें, अगर आप फॉलो करोगे तो ही इम्पैक्ट होगा, नहीं तो ये एंटरटेनमेंट की तरह सेशन चला जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो सम ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, और ताकि आप भी अपने लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली ट्रेडिंग वाली, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि संजय सर हम बात तो कर रहे हैं ट्रेडिंग क्या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, रूल्स फॉलो करनी चाहिए, बट कोई करता नहीं है। तो प्लीज़ फॉलो, अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें आपका ही फायदा है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।